मदर, इनकी बच्ची से मैं मिली हूँ और मैं चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप अपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगी तो आप ज़रूर हमारे पार्टिसिपेंट्स को बता दीजिए कि किस तरह से आपने उनकी इतनी खूबसूरत अपब्रिंगिंग की है और कर रही है। और वो चीज़ें फिर आप खुद शेयर करें कि आप किस तरह से उनको टाइम देती है और आपकी बच्ची किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, या वो चीज़ें जो आप करना चाह रही हैं वो किस तरह से उसकी शख्सियत में मैनिफेस्ट हो रही है। मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग है डॉक्टर रूप। तो मैं चाहूँगी कि वो एक्सपीरियंस भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी जो इस वेबिनार का फॉर्मेट होता है, आपको पता है, हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद फिर गेस्ट अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों को इंटरेक्शन का मौका देते हैं। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस करें, और अगर आपके बच्चे हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो आप उनके हवाले से, और जो आज का टॉपिक डिस्कस हो रहा है इस हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहे तो यहाँ पर चैट बॉक्स है, मेरे साथ वानिया बैठी है, हम उसको मॉनिटर करते हैं, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिखे, कमेंट करें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब डॉक्टर रूप अपने प्रेजेंटेशन ख़त्म करेंगी फिर आप उसमें अपना माइक खोल के बात भी कर सकेंगे। तो ओवर टू यू डॉक्टर जैनब, डॉक्टर रूप जैनब, और लुकिंग फॉरवर्ड टू yet another exciting webinar. Thank you so much. Thank you so much for your kindness, Dr. Khadija, most of which I think I really do not deserve. आपने बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन कराया। Thank you so much, first of all, to all of you for attending. I understand कि ये, ऐसा time है कि जिसमें people are ending their days, they're in the middle of their days. So I'm very, very grateful that everybody has joined. And most of all, I'm grateful to Dr. Khatija for giving me the opportunity to talk to all of you Thank you so much. about the a subject जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब इसलिए भी है क्योंकि जैसे कि डॉक्टर खतीजा ने कहा कि आई एम अ मदर, और मेरी जो अपनी जर्नी है इनटू इन्फेंट मेंटल हेल्थ ये एज अ मदर ही शुरू हुई। और मेरी जो सर्च थी फॉर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के बच्चों की डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, वो भी आफ्टर आई बिकेम अ मदर दैट बिगैन। बुनियादी तौर पे आई एम अ साइकाइट्रिस्ट, एंड मेरी ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो है अब आकर इन्फेंट मेंटल हेल्थ में इस वजह से भी हो गया है कि बिकॉज आई सी दिस एज बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, एंड होपफुली we'll speak about this a little bit today. अच्छा जी, मेरे कुछ सवाल आपसे भी होंगे। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम ड्यूरिंग द टॉक भी इंटरेक्ट कर सकें। और कैन वी स्टार्ट विद के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे थोड़ा Yes, सा please. बताएंगे Yes, कि please. किस कैपेसिटी में आप लोग जो हैं वो आपका इंटरेस्ट है इस वेबिनार के अंदर। आर यू ज्वाइनिंग एज अ पेरेंट, आर यू ज्वाइनिंग एज हेल्थ प्रोफेशनल, एज somebody who works in child development? So if you just drop your area of interest into the chat box, I'd be really interested. और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ और हमारे यहाँ अगर कोई बंदा 1.5 घंटे तक अपने आप से बात करे तो उसको बीमारी समझी जाती है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि हम ज़रा कॉन्वर्सेशनल रहें। एंड प्लीज़ let me know what questions there are, and I'll try and answer them as soon as I can. Okay, great. So there's some educationists, teachers, parents. Great. Very happy to see that people are joining as teachers in this. बिकॉज मैंने ये भी नोटिस किया है कि इंक्रीजिंगली जैसे जैसे अब चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं तो टीचर्स आर बिकमिंग पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइव्स अर्लियर एंड अर्लियर इन द टाइम। अब तो मेरा ख्याल है कि 2.5 साल के Yes, बच्चों को स्कूल में दाखिल करा दिया जाता है। तो yes. यू आर अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट 1,000 days, एंड what an honor and a privilege. And also the next 1,000 days, Dr. Roop. जी, of course, वो तो फिर then you become a part of it। तो अच्छा जी। So
मैं आपके साथ आज की जो गुफ्तगू है वो एक छोटी सी कहानी के साथ इस तरह से शुरू करना चाहूंगी कि इस हफ्ते में मेरी एक बचपन की दोस्त की अनफॉर्चुनेटली बरसी है। और ये मतलब बालों की जड़ों के ऊपर ना जाएं तो मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे ये लग सके कि दिस इज एन अप्रोप्रिएट टाइम टू लूज फ्रेंड्स। तो ये बड़ा ही मुश्किल मेरे लिए जिंदगी का एक वाकया रहा है। शी डाइड लास्ट ईयर, और इनका जिक्र मैं इस वक्त आप लोगों के साथ इसलिए करना चाह रही हूँ, और उम्मीद है कि इस कहानी के एंड पे आप भी दुआ गो होंगे उनके लिए। वो इसलिए कि इन्होंने मुझे इंस्पायर एज अ मदर बहुत ज्यादा किया कि इनको, इनकी उम्र मेरा ख्याल है शी मस्ट हैव बीन अराउंड 30 व्हेन शी वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर। और डायग्नोसिस के टाइम पे ही वो फोर्थ स्टेज के ऊपर था, और उसके आफ्टर द डायग्नोसिस फॉर अबाउट 5 years, अब एंड स्टेज कैंसर को 5 साल के लिए फाइट करना जो है वो मेरा ख्याल है कि कुछ आप लोगों को अंदाजा होगा। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है हर जगह ही अब, कि ये कितना मुश्किल काम है। और उनकी जो मोटिवेशन थी वो मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, फॉर सर्वाइविंग दैट 5 years विद टर्मिनल इलनेस एंड वेरियस ट्रीटमेंट्स, जिनकी तकलीफ बर्दाश्त करना जो है वो बहुत ही मुश्किल था, जिसमें से कुछ ट्रीटमेंट्स से ब्लाइंडनेस, कुछ ट्रीटमेंट्स से इमेंस पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये चीज़ें तो आपको अंदाजा है ही। बट इनके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन इन्होंने कीमो लगवाई और अगले दिन हम गाड़ी में बैठे हुए थे, एंड शी यूज टू लव टू ड्राइव, तो शी स्टॉप्ड द कार, गॉट ऑफ, कीमो की वजह से बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, came back, sat in the car, and kept driving. And that is how she spent 5 years of her life. और मैं इनसे पूछती थी तो जब कोई बात होती थी तो she would say कि बस मुझे मेरी बेटी जो है ना वो बड़ी हो जाए, वो भी 5 साल की है, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसको थोड़ी सी समझ आना शुरू हो जाए कि क्या हो रहा है, वो अपने आप को संभाल ले, तो मेरे लिए यही एक मोटिवेशन रहेगी कि मैं इस सब जहर बीमारी से लड़ती रहूं और मुख्तलिफ तरह की जो तकलीफें हैं वो बर्दाश्त करती रहूं, सिर्फ उसको देखने के लिए और उसको पालने के लिए। I'll take a moment, and I hope that in this moment you will also offer up a प्लीज। prayer for all of those mothers who continue to fight, and parents, not just mothers, I should say, caregivers, mothers, and who continue to fight to bring a better future to their children. अल्लाह उनकी मदद करे और उनके आमीन। दर्जात। आमीन। ये जो टॉपिक था फाउंडेशंस ऑफ फॉरएवर, ये हमने चूज इस वजह से किया कि हमें लगता है कि इन इन बुनियादी जो साल हैं इंसान की जिंदगी के, जो शुरू होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन, यानी इवन पैदाइश से पहले बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है, उस टाइम में नहीं कि जब वो अपनी पहली सांस लेता है अपनी माँ के पेट के बाहर से, बल्कि उस पॉइंट से कि जिस पे क्रिएशन होती है, उस पॉइंट से, जैसे डॉक्टर तीजा ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली पुट इट, दैट इज द पॉइंट इन टाइम जिसमें ये जो इमारत है उसकी जिंदगी की, जिस तामीर होना शुरू होती है। And that is the point in time from which we want to start thinking about the child and working towards it. However, planning जो है इस सारे प्रोसेस की, ये बाकी सब, जैसे कि आप कोई भी आपने बिल्डिंग बनानी है तो उससे पहले आप उसका प्लान एक क्रिएट करते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, ये हमारे ख्याल से वो प्लानिंग है दैट नीड्स टू गो इनटू before you are conceiving. So actually, a little bit before, where you have decided that you would like to have a child, that's when we need to start thinking about how this would go and what things would happen. तो मैं आपसे अब एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों का ख्याल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, यानी वो ऐसी चीज है कि जिसको कुछ भी बनाया जा सकता है, उसको उसके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट किया जा सकता है।
And if you could just drop your answers in the chat and I'll take a look. अच्छा, सो कुछ लोग मुझे लग रहा है कि इस पे डामाडोल हैं कि दे आर नॉट 100% श्योर दैट अ चाइल्ड वुड बी अ ब्लैंक स्लेट. And somebody has very beautifully said that children are in the tummy, they're listening to everything, and that is actually true. They जो आपकी sense of sound है, ये that does develop in utero, and it's one of the first senses to develop. So children can actually hear what is happening. ये अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकें तो जो बच्चे का ब्रेन है वो डेवलप होना शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली 3rd वीक ऑफ लाइफ में. 3rd वीक ऑफ लाइफ से जब बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की दिमाग के अंदर इतने ब्रेन सेल्स होते हैं जितने आपकी पूरी गैलेक्सी के अंदर तारे हैं. तो इस तस्वीर को देखकर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रही होगी, होपफुली यू कैन सी इट, कि क्या इसमें आपको देख के कभी आप ये कह सकते हैं कि ये ब्लैंक है? वुड यू बी एबल टू से दैट? I think we would ask you to go and see an ophthalmologist if you would look at this and think that it's blank. It is in fact not blank. Child is born with billions of brain cells. और किसी भी जगह पे जहां पर billions कुछ पड़ा हुआ हो तो हम ये नहीं कहते कि ये जगह जो है ये खाली है. And this डॉक्टर रूप, ये स्लाइड इनलार्ज हो सकती है? पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जी ये फुल साइज पे है इसी तरह. फुल साइज? जी ये फुल साइज है इस वक्त जी. आई दिस इज ऑन स्लाइड शो सो. ओके, ठीक है. अच्छा, सो ये जो न्यूरॉन्स हैं या ब्रेन सेल्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें हमने कहा कि देयर आर अ बिलियन ऑफ देम, बिलियन विद अ बी, ये पैदा होते समय हैं तो बहुत सारे, लेकिन इनके जो कनेक्शंस हैं ये बर्थ के बाद होना शुरू होते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. और वो कनेक्शंस जो हैं वो ये हैं कि हर एक सेकंड के अंदर there are 1 million connections happening. Now, जिस जगह के ऊपर, once again, if there are a million connections happening, you will never think, look at that child. I hope आपके बाद से आप कभी भी बच्चे को देख के ये नहीं सोचेंगे कि दिमाग में कुछ नहीं हो रहा, ये तो एक खाली स्लेट है. बिल्डिंग अ ब्रेन, और हम ब्रेन के ऊपर हमारा फोकस इस वजह से नहीं है क्योंकि डॉक्टर रूप जो है वो साइकाइट्रिस्ट हैं, इसलिए है बिकॉज दिस इज द प्लेस फ्रॉम विच द डेवलपमेंट इज डायरेक्टेड इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. यानी ये कमांड सेंटर है जिससे जो है सब डेवलपमेंट कंट्रोल हो रही है. सो जो नया ब्रेन है, ये मैंने आपसे कहा कि 3rd वीक ऑफ लाइफ में, यानी पैदाइश से पहले जब 3rd वीक एग्जिस्ट करता है बच्चा, तो डॉक्टर रूप, उसमें सॉरी शुरू टू हो कट जाता यू, ये पार्टिसिपेंट्स को स्लाइड नहीं नजर आ रही है और ये स्क्रीन उस पे नहीं है, स्क्रीन शो पे नहीं है. तो आप काइंडली इसको दोबारा प्ले करती हैं? सॉरी, सॉरी टू कट यू. अच्छा नहीं, अच्छा, I'm not sure कि क्यों है, but let me या try and share it again. Okay. Okay. Can everybody see this? यस, लेकिन इसको थोड़ा इनलार्ज कर सकती हैं? जी ये I'm not sure कि how could this be small because मेरे पास तो ये पूरा ही आ रहा है इस तरह. इनलार्ज है? Nonetheless, अगर आपको तस्वीर कुछ जनरली नजर आ रही है तो you will be fine because हाँ, अभी अभी पार्टिसिपेंट्स आप लोग मैसेज करें, आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है?
हाँ, एंड अभी नजर आ रही है, प्लीज ठीक है, कंटिन्यू। विल बट आप बहुत ज्यादा परेशान स्लाइड्स के बारे में इस तरह से ना होइए। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो विल ट्राई एंड गेट थ्रू दिस टाइम। सो जो सबसे बड़ी पीक है ब्रेन डेवलपमेंट की इंसान की पूरी जिंदगी में, वो जिंदगी के पहले 3 से 5 सालों के अंदर होती है। और उस टाइम के अंदर सब कुछ, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि 1 मिलियन न्यूरल कनेक्शंस हैपनिंग पर सेकेंड टू बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ये कनेक्शंस हो रहे होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी चल रही है और न्यूबॉर्न का जो ब्रेन है उसका वेट भी अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है जो फर्स्ट ईयर के अंदर। और सारा ही कुछ जो है वो इस फाउंडेशन के ऊपर बिल्ट होता है, कि जिसकी तस्वीर अब आपको नजर आ रही होगी उम्मीद है। और मैंने बहुत छोटा सा इसके अंदर एक डेफिनेशन भी लिखी है, बट वो ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं चाहूंगी कि आप इस तस्वीर के ऊपर अगर बच्चे की फोकस कर सकें तो आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। ये क्योंकि ब्रेन फाउंडेशनल ऑर्गन है और ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, इसलिए ब्रेन की जो हेल्थ है वो फाउंडेशनल है टूवर्ड्स बिल्डिंग अ लाइफ टाइम ऑफ फिजिकल, मेंटल कैपेसिटी, हेल्थ, एंड द एबिलिटी टू ग्रो। ठीक है, the ability to explore the world around you, the ability to learn, and the ability to form relationships। इस हेल्थ को, ब्रेन की, हम इन्फेंट मेंटल हेल्थ कहते हैं। ये इसका बुनियादी तौर पे साइकाइट्री से कोई ताल्लुक इस तरह से नहीं है, क्योंकि साइकाइट्री बीमारी को ट्रीट करने के बारे में है। मेंटल हेल्थ का लफ्ज हम इन्फेंट्स के साथ इसलिए यूज करते हैं कि हम ये सोच सकें कि ये वो हेल्थ है जो ब्रेन की हेल्थ है एंड उसकी अबिलिटी टू लर्न, ग्रो, एक्सप्लोर है। ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में होगा कि जब हम किसी चीज की फाउंडेशन बना रहे हैं, कोई इमारत है और उसके आपके जहन में होगा जब किसी का घर बन रहा होता है तो, और उसके लेंटर डलते हैं और उसका फाउंडेशन बनना शुरू होता है तो बड़ी सेलिब्रेशन का टाइम होता है। एंड दिस इज बिकॉज दिस इज व्हाट द बिल्डिंग इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन। अब मैं आपसे ये कहूंगी कि जरा सा सोचिए कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो क्या आप उसको एक गैर हमवार जमीन के ऊपर बनाएंगे? क्या आप कभी भी ऐसी जमीन के ऊपर बना देंगे कि जिस अपना घर या कोई भी इमारत के जिसके ऊपर दलदल हो, जिस जगह के ऊपर जलजले आ जाया करते हो, जिस जगह का कुछ पता ना हो कि यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, ऐसी जगह के ऊपर जो है वो इंसान की कोशिश ये होगी कि घर ना बनाए। फाउंडेशन जब हम बनाना चाह रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि ये बड़ा स्ट्रांग हो, इसकी ईंटें बहुत सही बनी हुई हों, वो स्टेबल ग्राउंड के ऊपर बना हुआ हो, वो पूरी ऊपर की इमारत को सपोर्ट कर सके। आप उसके ऊपर जो घर बना सकें वो हिले भी नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो मजीद कंस्ट्रक्शन भी हो सके। और जब हम बच्चों के बारे में इस तरह से सोचते हैं तो द वे टू लुक एट इट इज के जो फाउंडेशन हम उनके लिए बना रहे हैं उसमें वो बहुत रूटेड हो, उनको पता हो कि वो कहाँ से आ रहे हैं और वो इन्वायरमेंट से सारी वो नशो नुमा ले सकें, कि जो जिस तरह एक पौधा सॉयल से या जमीन से वो सारी नशो नुमा ले लेता है जिससे उसको ग्रो करना है, और उसके अंदर ये कैपेसिटी भी हो कि वो बढ़ के आसमान को छू सके। सो रूट्स एंड विंग्स आर समथिंग दैट ह्यूमन फाउंडेशंस रिक्वायर। सो हाउ आर ब्रेन्स बिल्ट? कैसे बन जाते हैं ये ब्रेन्स जिनकी हम बात करें कि ये दे रिक्वायर दीज फाउंडेशंस? वेयर डू दीज फाउंडेशंस कम फ्रॉम? ये आते हैं जनाब मेरे और आप से। मेरे और आपके जो भी बेबीज के साथ इन द फर्स्ट 1,000 years और 1,000 days और द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ होते हैं, दिस इज हाउ देयर ब्रेन्स आर बिल्ट। एंड ऑब्वियसली इसके बरक्स अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक बच्चा अपनी माँ की तरफ देख रहा है, आप दरमियान में आपको एक तस्वीर नजर आएगी, और एक बच्चा अपने केयर गिवर के ऊपर लेटा हुआ है। इस इंटरैक्शन के अंदर एक डिवाइस जब इंट्रोड्यूस होगी तो ये जो इंटरैक्शन है ये फिर एक पेरेंट या केयर गिवर और चाइल्ड के दरमियान में नहीं रहेगा, वो एक डिवाइस और
बच्चे के दरमियान में रह जाएगा, जिसकी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से इंटरप्ट करेगी ये चीज, ये मैं आपके साथ अभी भी डिस्कस करूंगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए एक बायलैटरलिटी जरूरी है, यानी दो लोग होना जरूरी है, एक बेबी और एक उसका रिस्पॉन्सिव केयर गिवर। यानी वो केयर गिवर नहीं कि जो सिर्फ कमरे में है लेकिन खिड़की से बाहर देख रहा है, या कमरे में है और इंस्टाग्राम पे है। वो केयर गिवर जो उसकी उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो इंटरेक्शन ऐसा है कि जिससे उसका ब्रेन बिल्ड हो रहा है, ये फाउंडेशन फॉर फॉरएवर बिल्ड हो रहा है। अच्छा, सो जो इंटरेक्शंस हैं अब जिनसे हमने डिसाइड किया कि जी ये बिल्डिंग बनती है, जो ब्रेन की बिल्डिंग है या जो उस इंसान की लाइफ की बिल्डिंग है, उन इंटरेक्शंस की क्वालिटी भी जाहिर है कि मैटर करती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो उसमें एक रिस्पॉन्सिवनेस हो और वो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन हो। अब ये मेरा आपको कहने का बिल्कुल यहाँ पर ये मकसद नहीं होगा कि इंटरेक्शंस इंसानों के साथ सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, या सिर्फ पॉजिटिव इंटरेक्शन से लर्निंग हो सकती है। जो भी इंटरेक्शंस रिस्पॉन्सिव होंगे उनसे लर्निंग हो सकती है। लेकिन जो पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जिनकी कुछ मिसाल आपको नजर आएगी यहाँ पर तस्वीर के अंदर, कि जिसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि मैं मेरी कोई जड़ें हैं कहीं पर, और वो आपको नजर आएंगी जब हम मिलकर कोई चीज, कोई मौका, कोई त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, उसमें भी वो डिस्प्ले होता है। जब हम बच्चों को ये बात बताते हैं कि बेटे हमारे यहाँ ऐसे चीजें हुआ करती हैं, जब आपका बच्चा जो है वो आपसे सपोर्टेड फील करता है, आपके साथ कनेक्टेड फील करता है और उसको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे बात की जा सकती है, जब उस बच्चे की जिंदगी में कम से कम दो ऐसे लोग होते हैं पेरेंट्स के अलावा जो उसकी जिंदगी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे वो उसकी टीचर हो, चाहे वो उसके जो है कोई अंकल आंटी फुप्पो चाचा खाला मामू, कोई भी ऐसा इंसान उनकी जिंदगी में ऐसा एडल्ट हो कि जिससे वो उसको सपोर्टेड फील करें, जो उसकी जिंदगी में ऐसे दोस्त हों जो जिनके साथ, जिनका नंबर नहीं मैटर करता लेकिन जिनके साथ उसकी एक कनेक्टेड फीलिंग हो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बुनियादी चीज जो है वो दरमियान में जो बनी हुई तस्वीर है वो आपको नजर आएगी, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल और खास तौर पे आज, आप लोग सब मुख्तलिफ जगहों में हैं लेकिन इस्लामाबाद में आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश पिछली पूरी रात से हो रही है, और बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली अपने ही घरों में सेफ या प्रोटेक्टेड या महफूज नहीं महसूस कर रहे होंगे, और ऑब्वियसली फिर उनके बच्चे भी। लेकिन जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन है वो सबसे ज्यादा बुनियादी एक पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है किसी भी बच्चे की जिंदगी में। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वही एक इमारत तामीर हो रही है तो ये आपके जहन में ये ख्याल हो कि ये जिस इमारत को जिस जगह पे हम बना रहे हैं इस पे जलजला नहीं आ जाएगा, फौरन आ तो सकता है जाहिर है कहीं पर, लेकिन अगर हमें मालूम है कि यहाँ पर जलजले ही आया करते हैं तो ये कहना कि इसकी शादी करा दो तो ये ठीक हो जाएगा, इसके बच्चे पैदा होंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये वाली बात करने से पहले हम जरा सा सोचेंगे कि क्या ये ऐसी जमीन थी कि जिसके ऊपर जड़ें डालनी चाहिए थी, क्या इसके ऊपर इमारत खड़ी करनी चाहिए। अच्छा, तो क्या होगा अगर ये पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हम क्रिएट कर सकेंगे बच्चों की जिंदगी में, जैसे हमने कहा कि ऐसे मस्बत एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स, रिश्ते बच्चों की जिंदगी में हो तो क्या होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि मेंटल हेल्थ तो शायद कुछ ऐसी चीज होती है कि जो आसमान में हुआ करती है या कुछ डिफ्यूज्ड सी चीज है, लेकिन जब मेंटल हेल्थ नहीं होती तो उसके जो टेंजिबल इफेक्ट्स हैं वो बहुत हमें नजर आते हैं, यानी बीमारियों के केसेस के अंदर, जैसे कि डिप्रेशन एक बहुत कॉमन बीमारी है। अ, तो डिप्रेशन की बीमारियों में जो आजकल बहुत ज्यादा सब्सटेंस यूज के बारे में परेशान रहते हैं कि हमारा जो यूथ है, टीनेजर्स हैं, ये बहुत एक्सपोज्ड हैं वेप और ड्रग्स और अल्कोहल और इन चीजों से, खुदा न खास्ता इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ये भी इन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को की जिंदगी में होने से रिड्यूस हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं, यानी एजमा, जो एम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस, जो मुख्तलिफ फेफड़ों की बीमारियां हैं, जो किडनीज की बीमारियां हैं, जो हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये वाली बीमारियां हैं, इनमें जो
आपने देखा है यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है कि दिस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिजीज एंड एक सेंटर जो कि गवर्नमेंट का उनकी तरफ का ये स्टेटिस्टिक है। इवन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर एक रिडक्शन है। सो ऐसा चाइल्डहुड की जिसके अंदर कुछ ऐसे सपोर्टिव रिश्ते हों, हर रिश्ता रिश्ता सपोर्टिव नहीं हो सकेगा किसी की भी जिंदगी में, ना ही इसकी जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते अगर ऐसे हों कि जो सपोर्टिव हों, जो ख्याल रखने वाले हों, जो उसको रिस्पॉन्ड करते हों, यानी उसके साथ एक इंटरेक्शन में हो कि जिसमें एक बच्चा हिस्सा ले रहा है कुछ इंटरेक्शन के अंदर और कुछ हिस्सा जो है वो पेरेंट ले रहा है, ऐसे इंटरेक्शंस जो हैं इन सब चीजों से आपको बचा सकते हैं एज एन एडल्ट। अच्छा, मैं आपको आपके साथ में ये डिस्कस करना चाहूंगी कि मुख्तलिफ जो ब्रेन के एरियाज हैं ये क्या क्या चीजें करते हैं, इसलिए कि ये मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा एम्फोसिस हमारा रहता है एज अडल्ट्स बच्चों के बारे में जब हम सोचते हैं सिर्फ एक फंक्शन के बारे में जो इस लिस्ट के अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो ये है कि रिमेम्बरिंग फैक्ट्स फ्रॉम टीचर्स, जो एक फ्रंटल लोब का यानी जो ये येलो पार्ट आपको नजर आ रहा है उसका एक फंक्शन है। और स्टार्ट्स एंड कंप्लीट टास्क्स, यानी मुझे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को दिखाने लाते हैं सेइंग कि हमारा बच्चा जो है वो होमवर्क ठीक से नहीं कर पाता, उसको चीजें ठीक से याद नहीं होती हैं, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो देखें जरूर इसको कोई बीमारी होगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, ये जाहिर है कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट चिल्ड्रन मे फेस। इसमें प्रॉब्लम पेरेंट्स के लेवल पे इस थिंकिंग की है कि ये सिर्फ एक फंक्शन है दिमाग के एक हिस्से का, जबकि दिमाग के बहुत सारे हिस्से आपको नजर आ रहे होंगे इस ड्राइंग के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं। यानी अगर आपका बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैंड राइटिंग नहीं करता लेकिन क्रिकेट अच्छी खेल लेता है, तो ये भी एक ब्रेन का फंक्शन है। और हमारा ये समझ लें कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये रिकग्नाइज करें एक बच्चे को देखकर कि उसका एक डिवाइन पोटेंशियल क्या है, यानी ऊपर वाले की तरफ से, नेचर की तरफ से उसके अंदर क्या ऐसी कैपेबिलिटीज दी गई हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। यानी कैक्टस का अगर आपके पास पौधा है और आप कहते हैं ये जी अजीबो गरीब पौधा है, इसके अंदर जब पानी ज्यादा डालें तो ये तो मुरझा जाता है, तो आप ऐसे करें डॉक्टर साहब इस पौधे का कुछ इलाज करें। तो इसमें से मसला ये नहीं है कि ये इस पौधे को आपने के अंदर मसला है क्योंकि ये कैक्टस, इसमें मसला ये है कि हमने ये रियलाइज नहीं किया कि कैक्टस को इतने पानी की जरूरत थी ही नहीं, और ये कैक्टस था, इसके अंदर से आम के फल नहीं निकल सकते। तो बच्चों को इस तरह से ट्रीट करना कि जैसे वो एक इंडिविजुअल हैं जिसकी अपनी कैपेसिटी, पोटेंशियल, एबिलिटी है, और हर बच्चे की कल बहुत से हमारे मुल्क के बच्चों की जो कैपेसिटी है वो एक कागज पे लिखे हुए एक नंबर से डिटरमिन हुई है क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट आया था। और अनफॉर्चुनेटली ये साल का वो वाला टाइम होता है जिसमें मेरे क्लिनिक के अंदर पेरेंट्स और उनके बच्चों की जो आमद और रफ्त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दैट दिस हैज़ ऑन द चिल्ड्रंस हेल्थ, और जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हर बच्चे के 100% ही आने चाहिए। तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि बहुत सारे और भी फंक्शंस ब्रेन के हैं कि जिनको सपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, सो ये जो मैंने आपसे स्ट्रेस का जिक्र किया कि जो पेरेंट्स की लाइव्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और जो बच्चों के अंदर एग्जिस्ट करता है इम्पोर्टेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ से मैट्रिक में किसी के खुदा ना खास्ता 65% आ गए हैं, तो उस स्ट्रेस की जड़ कहाँ पर है, क्योंकि हम आज जड़ों की बात कर रहे हैं, फाउंडेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से शुरू होता है। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस, और ये इसमें स्ट्रेस इसलिए ये मैंने आपके साथ शायद जो स्लाइड है ये शेयर की है क्योंकि हमारे जहन में स्ट्रेस से हमेशा ये बात आती है कि शायद ये कोई गलत चीज़ है जिसको जिस्म से, दिमाग से, जिंदगी से निकालने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेस जो है, और आप में से वो लोग जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनके जहन में ये होगा कि किसी भी मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। यानी अगर ऐसी कहीं पर सरफेस होती जिस जो बिल्कुल स्मूथ होती तो उसके ऊपर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो कुछ मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ स्ट्रेस या रेजिस्टेंस या जिसको फ्रिक्शन हम कहते हैं वो जरूरी है। अब
उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि वो इस ब्लू में है या वो इस रेड की कैटेगरी में। पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो आपके बच्चे को रिजिलियंस सिखाता है, यानी जब आप उसको कमीज पहनाने की कोशिश करते हैं और वो फंस जाता है और आप कहते हैं यार हटो मैं पहना देता हूँ, वर्सेस के वो आप कहते हैं कि हाँ मुझे पता है पहनाने से पहले कि ये अभी आपको आप ट्राई करें और मैं यही हूँ। और ये बड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी इंसान फंस जाता है और वो परेशान होता है कमीज का के अंदर फंस के, लेकिन आप मुझे पता है आप ट्राई करोगे तो आप इसमें से निकल आओगे। ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। ठीक है। और केयर गिवर सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी जरूरत पड़े। टॉलरेबल स्ट्रेस ये है कि कोई ऐसा मतलब सिवियर वाकया आपकी जिंदगी में हो जाए, खुदा ना खास्ता, लाइक द डेथ ऑफ somebody दैट इज क्लोज टू यू, देयर अ नेचुरल डिजास्टर ऑफ सम काइंड, कोई भी इंटेंस स्ट्रेसर एनवायरमेंटल हो। ये टॉलरेबल कैसे क्या चीज बना सकती है इसको? इसको बना सकती है केयर गिवर बफरिंग, जो है वो सपोर्टिव बना सकती है। यानी वो केयर गिवर अगर उसकी जिंदगी में, जो हमने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की बात की, अगर किसी भी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हों कि जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसका ख्याल रखने वाले हैं और उसको देखते हैं एक इंडिविजुअल के तौर पे, जिसको नर्चर करने की जरूरत है एक पौधे के तौर पे, कि जिस पौधे को उसी तरह का पौधा जैसा कि वो है, जो उसके अंदर कैपेसिटी है वही रहने के लिए और उसी हालत में उसको सपोर्ट करने के लिए, तो ये जो बहुत बड़ा नागहानी आफत भी जिस किस्म की होगी वो भी बच्चा जो है वो उसके साथ अडेप्ट कर सकता है, रिकवर कर सकता है, अगर ये सपोर्ट अवेलेबल हो। टॉक्सिक स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस है कि जिससे आपकी ब्रेन और बॉडी की रीअरेंजमेंट हो जाती है और उसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ रुक जाती है या डिसरप्टेड तरीके से होती है। और ये वो टॉक्सिक स्ट्रेस है कि जिससे आगे जाके दिल की बीमारियां, जहन की बीमारियां, एकेडमिक सक्सेस, जो हमने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, इन सब चीजों की बात की, ये चीजें टॉक्सिक स्ट्रेस की वजह से हमने इसकी कनेक्टिविटी डिस्कवर की है थ्रू रिसर्च। बिकॉज दिस इज स्ट्रेस दैट अकर्स जिसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है आपको सपोर्ट करने वाला, यानी एक भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो आपको अनकंडीशनली, बगैर आपको आपके कैक्टस को जामन का पेड़ बनाने की कोशिश किए हुए आपको सपोर्ट कर सके, तो फिर ये टॉक्सिक स्ट्रेस बन जाता है। और ये इसमें जरूरी बात ये है कि ये इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये ड्यूरेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, ये सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी ये मैटर नहीं करता कि बच्चा जलजले में था या खुदा ना खास्ता उसको किसी की डेथ हो गई या बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं है। बात ये डिपेंड करती है उस स्ट्रेस की रिकवरी के अंदर हम बात करें, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होगा लेकिन उसकी रिकवरी और रिस्पॉन्स को प्रोडक्टिव बनाने में जो चीज हेल्प करेगी वो होगा एक केयर गिवर, जो सही मायनों में उसका ख्याल रख सके। अच्छा, बच्चों के उसमें हमें ये जो स्ट्रेस की सिम्टम्स हैं वो इस तरह से नहीं नजर आएंगे कि अब बच्चा आपका 2 साल का या 5 साल का आकर कहे कि मामा मैं तो बहुत परेशान हूँ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं वो आपको नजर आएंगे ये कहते हुए कि मैंने तो स्कूल जाना ही नहीं है, या उस जमीन पे मॉल के लेट के चीखे मारते हुए कि जिसमें मतलब पेरेंट्स भी शर्मिंदा हैं, उनको समझ नहीं आ रही है क्या करें, ये अपनी स्ट्रेस को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं फिजिकल सिम्टम्स के साथ, फिजिकल जो एक्सप्रेशंस के साथ। और इसके अंदर उनकी भूख, नींद, ये चीजें इम्पैक्ट हो रही होती हैं, और वो वही बच्चे हैं कि जो अक्सर चिड़चिड़े आपको नजर आ रहे होते हैं और उनके अंदर फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें दो सिस्टम्स हैं जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी, जो एक बहुत जरूरी पार्ट प्ले करते हैं। एक वो सिस्टम है जिसको हम फाइट और फ्लाइट का सिस्टम कहते हैं, जो अगर खुदा ना खास्ता एकदम आपके कमरे में सांप आ जाए तो जरा सोचिए कि क्या हाल होगा।
आप क्या करना चाहेंगे? कुछ लोग जाहिर है ऐसे होंगे कि जिनके लिए इस कमरे में सांप आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वो शायद उसको मार दें, लेकिन ज्यादातर लोग शायद ऐसे होंगे जो जो वहां से भागने की या सांप को मारने की कोशिश करेंगे, और उससे उस प्रोसेस में उनके कुछ इमीडिएट फिजिकल सिम्टम्स भी होंगे। यानी उनके, जैसे हम कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, आप तैयार हैं लड़ने या भागने के लिए। ये वाला एक सिस्टम है आपके जिस्म का। जिस्म के दो मेन सिस्टम्स हैं, एक वो कि जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है, और एक वो कि जो नॉर्मल हालात में, जब चीजें बिल्कुल ठीक, काम, कलेक्टेड, पीसफुल, सुकून से चल रही होती हैं, जो सिस्टम ग्रोथ का है और जिसको हम कहते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट का सिस्टम। तो अब आप मुझे बताइएगा कि जिस कमरे में बच्चे को के या जिस कमरे के अंदर बच्चे के भी नहीं, मतलब बड़े के भी, अगर एक सांप या जिस तरह की इसमें टाइगर की तस्वीर बनी हुई थी, वहां पर बेहतर ग्रोथ हो सकती है, या इस जगह के ऊपर बैठकर इस एनवायरनमेंट के अंदर जिसमें एक पीसफुल नेचर से कनेक्टेड एक एनवायरनमेंट है, उसमें बेहतर ग्रोथ हो सकती है? डिफरेंस इसमें ये नहीं है कि देर इज इशू ऑफ जस्ट द एनवायरनमेंट, इट इज कि जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर हो रहा है, और जब कंसिस्टेंटली रोजाना आप ऐसे ही जगह के ऊपर होंगे जहां पर जलजले, चीखम पुकार, लड़ाई झगड़ा, सब्सटेंस यूज, मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात और परेशानियां और गुस्से रहेंगे, तो फिर रेस्ट, डाइजेस्ट और ग्रोथ का जो टाइम है वो इंसान की जिंदगी में नहीं आ सकेगा। वो फिर जो सिस्टम्स बनते हैं वो फिर हर वक्त की इमरजेंसी के लिए तैयार है। तो वो लोग होंगे आपके इर्द गिर्द, और हम आप हम सब, कुछ लोग खुद भी होंगे ऐसे, कि जो आपको लगता है कि ज्यादा जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं, जो हर वक्त तैश में रहते हैं, जो आपको लगता है कि तेजी में है, जो सुकून में नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनका एक एक्सपोजर था टॉक्सिक स्ट्रेस से अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ के अंदर। तो इसलिए उनकी पूरी बॉडी जो है वो रीवायर हो गई है कि वो हर इमरजेंसी, उस इमरजेंसी का, तो यानी बाहर कुछ लोग आप में से जो हैं वो उन्होंने ये टप्पा सुना होगा पंजाबी का कि पत्ता भी खड़के ते बंद बुए दे कोल खलो के हौले हौले कहनी है। तो जो पत्ता खड़कने की आवाज से आपका दिल घबरा जाए और उसका वही रिस्पॉन्स हो कि जैसे कहीं बाहर बंदूक किसी ने चला दी है, वो एक इमरजेंसी वाला सिस्टम है आपके जिस्म का। तो इमरजेंसी के सिस्टम्स जो हैं वो आपको पता है कि ये अब हम सब ने जो सब लोग प्रेजेंट है उन्होंने देखा कि किस तरह कोविड के अंदर वी वर ऑल इन अ स्टेट के जिसमें बहुत सारी चीजें इमरजेंसी में क्रिएट हुई, नए सिस्टम्स, नए वैक्सीन्स, नए प्रोटोकॉल्स, और वो जल्दी में हैप्पैज़र्ड एक केओटिक सिस्टम्स थे जिनको फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगाकर बेहतर करना पड़ा, जब हमें समझ आना शुरू हुई कि क्या हो रहा है। अब बच्चे के केस में ये है कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। आप किसी एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पे, आपने अगर खुद ये देखा है, नहीं देखा तो एक दफा करके देख लीजिए, एक दफा से कुछ नहीं होगा, कि अगर आप बच्चे के सामने, किसी छोटे इवन न्यूबॉर्न के सामने ऊंची आवाज में लड़ाई कर रहे हैं दो लोग, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये हमेशा बड़ा इंटरेस्ट करता था कि बच्चों को कैसे पता लगता है, सिर्फ ऊंची आवाज से नहीं लेकिन लड़ाई से, कि इनको कैसे मालूम होता है कि अभी कोई ऐसी गलत चीज हो रही है या कोई नेगेटिव चीज हो रही है कि ये रोने लग जाते हैं। इसलिए कि वो, उनकी बॉडी जो है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की डेवलपमेंट के अंदर उसने ये लर्न कर लिया कि कौन सी चीज जो है मेमोरी में उनकी जाकर ये नॉक नॉक करती है कि ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी वाले सिस्टम जो कि बच्चे के केस में रोने वाले सिस्टम है, वो रोएगा कि ताकि कोई उसको रिस्पॉन्ड करे, कोई केयर गिवर आए और उसका केयर कर सके। वो सिस्टम जो है वो इमरजेंसी नाफिज करता है। अच्छा, अब मैं आपके साथ आप लोगों को मेरी तस्वीर नजर आ रही है कैमरा के ऊपर? यस, नो? ओके।
मैं आपसे कहूंगी कि सब लोग अपना हाथ ऐसे जरा ऊपर करके अंगूठा अंदर और ऐसे अपना हाथ बंद कर लीजिए। और ये जो आपका अब फिस्ट है, ये वाला पार्ट इस हाथ का, उसमें आप देख सकेंगे कि ये आपके ब्रेन की तरह है अब। और इसमें जो इमोशंस वाला पार्ट है वो इस टिप, आपकी जो थंब है, अंगूठे की टिप के ऊपर इमोशंस का पार्ट है, इतना ही छोटा। और जो बाकी हिस्सा है, यानी ये सारी जो फिस्ट है, ये आपके ब्रेन की तरह है। ये ब्रेन का जो आपकी बाकी फिंगर्स की टिप्स हैं, पहली 4 उंगलियों की, ये दिमाग के सोचने वाला हिस्सा है। ये जो है दिमाग के इमोशंस को कंट्रोल करने वाला, डायरेक्शंस को समझने वाला, इर्द गिर्द की जगह को मैप करने वाले हिस्से हैं जो साइडों के ऊपर है। और इमोशंस का हिस्सा इस थंब के साथ है, और इसके बिल्कुल साथ जो है ना, वो एक छोटा सा हिस्सा पड़ा होता है जो मेमोरी का है। दिस इज योर ब्रेन बेसिकली। ये जो मेमोरी का हिस्सा है वो इस समझ लें कि अंगूठा और उसके नाखून की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब आप एक किसी चीज से इमरजेंसी का रिस्पांस बच्चे के अंदर इलिसिट होता है, तो वो चीज मेमोरी फौरन स्टोर कर लेती है। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बच्चे की ये है कि उसने अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को बचा के रखना है। तो सेफ्टी वाली जो चीजें हैं ना, वो बच्चे के दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाती है। वो मेमोरी उसकी बिल्कुल कैटेगोरिकल होती है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब भी जब आप में से कुछ लोग जो हैं वो ऐसे इलाकों में होंगे कि जहां पर जब 2005 में जलजिला आया था, तो किसी जगह पर आप होंगे और जब आपको जलजिला महसूस हुआ था, तो उस मुझे इस तरह से याद है कि जी, जब हम इस्लामाबाद में थे तो उधर जब जलजिला आया तो उस वक्त 8:50 हो रहे थे और मैं अपने कमरे में बिस्तर पे बैठी हुई थी। ये मतलब मेरे दिमाग में पूरी एक इमेज है। अब 2005 को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका हुआ है, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि पिछले मंगल को दोपहर के खाने में मैंने क्या खाया था, आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू। मुझे नहीं याद। हाँ, अगर वो खाना जो है वो आपके वलीमे का खाना था तो शायद वो आपको अच्छी तरह याद हो। लेकिन मेरा कहने का मकसद आपको ये है कि जिस मेमोरी के साथ एक इमोशनल कंपोनेंट खास तौर पे सेफ्टी से रिलेटेड होता है, वो मेमोरी आपके ब्रेन के अंदर फिक्स हो जाती है। वो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, वो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, और वो आपके डेवलपमेंट को चेंज करती है। अगर अब हम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टेबल है, लेकिन अगर आप मेरी जनरल बात समझ गए हो तो दिस शुड नॉट बी दैट मच ऑफ अ चेंज। कि अगर जो सोशल स्ट्रक्चर है, अब हम इसकी अगर जरा सी बात करें बायोलॉजी से बढ़कर, उसमें किसी भी तरह की अनश्योरनेस या लैक ऑफ सेफ्टी है, चाहे वो ये है कि खाने को शायद आज कुछ ना मिल सके, चाहे वो ये है कि जिस जगह पे स्कूल में जाना है वो जगह सेफ नहीं है, किसी भी वजह से बच्चे के को ये डर है कि वो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, तो इससे जो है एक लेवल ऑफ टॉक्सिक स्ट्रेस क्रिएट होता है। अच्छा, अब और भी चीजें हैं, यानी घर में अगर अब्यूज या निग्लेक्ट या केओस है, मतलब हर वक्त जूतों में दाल बट रही है उस घर के अंदर, तो वहां पर भी जाहिर है कि घर बनाना या पौधा उगाना बहुत मुश्किल काम है। तो जो लोड है और उसको बैलेंस करने का काम है वो नहीं हो पाता। तो इस ग्रीन का जो ये अब आपको 4 सर्कल, जो 4 बॉक्सेस नजर आएंगे जिसमें ब्रेन और बॉडी की डेवलपमेंट होनी है, जिसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक के उसकी सोच कैसे डेवलप होती है, और उसकी थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, और दूसरी की उसकी अपने आप को बैलेंस करने की कैपेसिटी, यानी इर्द गिर्द माहौल में अगर बहुत ज्यादा जहन्नुम बना हुआ है तो अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, ये कैपेसिटी दोनों डेवलप हो रही होती है। ये दोनों चीजें हैं कि जो आपकी कैपेसिटीज डेवलप होंगी तो आप स्कूल जाने के काबिल, एकेडमिक परफॉर्मेंस के काबिल, और आगे जाकर एक सक्सेसफुल किसी भी ऑक्यूपेशन में जाने के काबिल हो सकेंगे। और जो चीजें इनको इम्पैक्ट करेंगी वो सिर्फ जीन्स नहीं है, जीन्स का कुछ रोल उसके अंदर है, लेकिन ये है कि जो जीन्स के ऊपर माहौल का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा इसको इम्पैक्ट करता है।
अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे जो शेयर करना चाहूंगी वो रोल है ऑफ आपकी जिस्म के जो बैक्टीरिया हैं। अब ये एक बड़ी फनी सी बात लगती है इफ यू नॉट हर्ड ऑफ द माइक्रोबायोम, कि आप हर बंदे की बॉडी के ना एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, जैसे कि आपका एक अंगूठे का निशान है, उसी तरह हर एक इंसान का एक माइक्रोबायोमल थंबप्रिंट होता है, समझ ले। यानी आपकी बॉडी का बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है, इसमें आपकी बॉडी में थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है बैक्टीरिया के बगैर, और ये हर बंदे के यूनिक होते हैं। ये यूनिकनेस जो है ये एक्सपोजर से आती है। यानी अगर हर वक्त हर चीज एक जैसी रहेगी, एक ही माँ बाप हैं, एक ही घर में रहे हैं, एक ही कमरे में रहेंगे, एक ही तरह के लोगों के साथ रहेंगे, एक ही तरह का खाना रोजाना खाएंगे, तो ये एक बहुत कंस्ट्रिक्टेड माइक्रोबायोम या जो कॉलोनी बन जाती है, जो फिर आगे से कनेक्टेड है आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के साथ। इसका कुछ एग्जाम्पल आपने जिंदगी में देखा होगा कि अगर आपने एंटीबायोटिक्स खाई हैं और उसको, आपको नजला था, आपने एंटीबायोटिक खाई और आपका पेट खराब हो गया। एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, लेकिन बाज एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती, यानी वो आपकी सांस के बैक्टीरिया को भी मार देती है, लेकिन साथ जो नॉर्मल हेल्दी गट का बैक्टीरिया होता है जो आपको नॉर्मल खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको भी मार देती हैं। तो उसकी डिस्ट्रप्शन से आप देखते हैं कि जो है ये डायरिया और बीमारियां और ये चीजें होने। तो बच्चों को मुख्तलिफ तरह के एक्सपीरियंसेस दिखाना, ये एक उनकी जिंदगी में डाइवर्सिटी और हेल्थ क्रिएट करने का तरीका है। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? ये तो हमने बहुत बात की कि क्या मेंटल हेल्थ के ऊपर और क्या डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अगर स्ट्रेस है, अगर टॉक्सिसिटी है एनवायरनमेंट के अंदर, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो क्या करें हम? तो पहले तो ये कि उससे पहले की प्लानिंग, यानी पहले से सोचना कि क्या यहाँ पर, जो मैंने आपसे पहले बात की कि ब्लूप्रिंट बनाते हुए सोचना कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर घर बनाना क्या वाकई अच्छा आइडिया है, और उसकी प्लानिंग कर लेना, उसके बारे में डिस्कशन कर लेना। दो लोग जब आपस में मिलके बात करेंगे, स्पेशली जो लोग मैरिटल रिलेशनशिप्स के अंदर हैं, जो लोग फैमिली बॉन्डिंग के अंदर हैं, वो लोग अगर मिलके बच्चे के आने से पहले डिस्कशन करें कि क्या क्या चीजें उनको लगता है कि बुनियादी तौर पे वो बच्चे की जिंदगी में देखना चाहते हैं। यानी सिर्फ ये नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में बेटा हो और उसका रंग गोरा हो और उसकी नीले रंग की आंखें हो और वो कल को डॉक्टर बन जाए, और जो है वो खुद फौरन एक अपनी ही जितनी हसीन लड़की से शादी कर ले 21 साल की उम्र में, और फिर उनके भी आगे दो नीली आंखों वाले बच्चे हो जाए। इस किस्म की प्लानिंग नहीं, बल्कि ये प्लानिंग कि जो बच्चा होगा उसकी अंदर हम किस किस्म की शख्सियत, उसकी शख्सियत की बनावट क्या करना चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे कि वो क्या चीजें सीखे दुनिया के बारे में। और फिर जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई वो बच्चे के पैदा, अब आप पहले सिर्फ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो जो लोग आप में से पेरेंट्स हैं उनको पता है कि सोचने में और बच्चे को एक्चुअली पालने में बड़ा डिफरेंस होता है। तो वापस आकर उन स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचना और रिवाइज करना कि अच्छा, हमने सोचा था कि अगर इसने ग्लास उठा के फेंका तो हम इसको दो थप्पड़ लगाएंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा, इसको समझ आ जाएगा कि ग्लास कितना कीमती है, और हर चीज को उठा के तोड़ नहीं देना होता, चीजों की वैल्यू सिखाना चाह रहे थे हम उसको। तो हमने देखा कि इससे एक्चुअली इतना हेल्पफुल नहीं था, इससे वैल्यू किसी चीज की मार से सिखाना या पनिशमेंट से सिखाना शायद अच्छा आइडिया नहीं है। और हाँ, उस वक्त अगर हम उसको इग्नोर कर दें और उससे कहें कि अच्छा हाँ बेटे, चीजें टूट जाया करती हैं, आए मिलकर हम इसको उठाते हैं, और हमने जिम्मेदारी लेनी है कि जब कोई रिश्ता, कोई शीशा, कोई चीज टूटती है तो हम इसको मिल के जोड़ेंगे और इसको बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं सकता तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल कर देंगे, यानी ऐसे कचरे में नहीं फेंक देंगे कि जहां से किसी कचरे उठाने वाले के भी हाथों में ये कांच चुभ जाए। चीजों को रिवाइज और रिविजिट कर लेना। अच्छा, प्री नेटल सपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कुछ जाहिर है कि जो जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको ये वो इंडिविजुअल है जिसके अंदर एक बेबी ने ग्रो करना है, तो उसकी इमोशनल, न्यूट्रिशनल, फिजिकल जो हेल्थ है उसके बारे में सोचना, उसके अंदर एक वेरीड डाइट होना। यानी मैंने इसमें बहुत लंबे चौड़े केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्स लेकर खाने हैं बच्चे के पैदा होने से पहले या ड्यूरिंग, मतलब वाइल यूर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी।
इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ कि यू शुड बी टेकिंग फोलिक एसिड की टैबलेट्स, बट ऑल्सो कि अगर आप अंडे खा रहे हैं, अगर आप सब्जी खा रहे हैं, आप बीन्स खा रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की आपकी डाइट है, तो आप आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये न्यूट्रिशनली आपकी सपोर्ट क्रिएट करेंगी, विच विल go on to then be a good place for the baby to grow. ऐसी फिजिकल हेल्थ की रूटीन्स रखना कि जिसमें सोने और जागने का लगभग एक ही जैसा टाइम है, जिसमें कुछ अपने आप को ट्रेन कर लेना कि अब, और ये बड़ा जरूरी है कि आपकी जिंदगी में वो इमोशनल तूफान आने वाला है पेरेंट्स बनने के बाद, कि जो मतलब आपने कभी जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि किसी के लिए पॉसिबल हो सकता है। इतना गुस्सा आना, इतनी मोहब्बत करना, इतना ज्यादा किसी से चिढ़ जाना, ये आपकी एक नई इमोशनल रेंज अनलॉक होती है कि जब आपके बच्चे पैदा होते हैं। तो उसकी प्रेपरेशन में कुछ स्ट्रेटजीज लर्न कर लेना कि मुझे जब बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, मुझे जब बहुत ज्यादा कोई चीज जहर लगेगी, बहुत ज्यादा गंदगी महसूस होगी, बहुत ज्यादा चिढ़ होगी, तो मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है या ट्रेन करना है। क्योंकि मैं किसी चीज में ट्रेंड हूं तभी मैं बच्चे को सिखा सकती हूँ कि उसकी उसने अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। ये जरूरी बात मैं आप तक छोड़ना चाहूंगी कि किसी को भी थप्पड़ लगाकर ये सिखाना कि मारना गलत बात होती है, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे वो नहीं देखते कि आप जो उनको बोल रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप जो कर रहे हैं वो चीखम पुकार है, लेकिन आप बच्चे के रोने पे परेशान हैं, और ये परेशान है कि ये क्यों जमीन के ऊपर लेट के रोना शुरू कर दिया इसने खिलौनों की दुकान के अंदर, तो ये प्लीज जहन में रखिए कि वो आपसे ही जो है वो ये सीख सकेगा। उसके अंदर इमोशंस हैं, और वो इमोशंस कुछ उम्र के हिस्सों के अंदर नॉर्मल हैं, और वो हर वक्त उनको रेगुलेट नहीं कर सकेगा। सो ये एक्सपेक्ट करना कि हर बच्चा हर वक्त तमीज से डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा रहेगा, ये अनरीजनेबल है। और ये हम नहीं चाह रहे कि आप सोचें कि ऐसा पॉसिबल भी है। लेकिन ओवर टाइम उसकी चीजें लर्न करके ग्रो कर लेना, यानी 3 साल की उम्र पे वो ठीक है, वो टॉय शॉप में जाके रो रहा था, और आपने ये सोच लिया कि मैं इसको यहाँ पर कुछ नहीं दिला सकता, तो और आपने उस रोने को सुन लिया, बजाय इसके कि आप उसको 2 थप्पड़ लगाएं या खुद चीखम पुकार शुरू कर दें, या परहैप्स इवन वर्स के उसको कहें कि अच्छा ये लो, चुप कर जाओ, ये खिलौना ले लो, ये गाड़ी ले लो, बस तुम्हारी आवाज ना आए मुझे, सारी दुनिया में मेरी बेइज्जती करा दी। तो बच्चों को अपनी इज्जत और बेइज्जती जो है वो का मरकज बनाना एक अच्छा आइडिया इसलिए नहीं है कि आपकी खुद इज्जत नफ्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी और दुनिया के इंसान पे नहीं। पहले अपनी रिस्पेक्ट अगर हम करना सीख लें तो हम रियलाइज करेंगे कि कोई भी और इंसान हमारी इज्जत या बेइज्जती नहीं कर सकता। तो ये अपने आप को ट्रेन कर लेना, कुछ एक्सरसाइज या कोई भी अपनी बॉडी से रिलेटेड काम, मूवमेंट करना, प्रीनेटली भी और ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है उस एक्सरसाइज को मेंटेन करना, ये फिजिकल हेल्थ को, यानी आजकल हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसी दुनिया बन गई है कि जिसमें हम अपने आप को समझते हैं कि जैसे हम फ्लोटिंग हेड्स हैं, हम ऐसे सर रहेंगे जो जिनके ऊपर ना सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, यानी हमारा जिस्म नहीं है, टांगे नहीं है, क्योंकि ना हम चल रहे हैं। मेरी अपनी जॉब जो है वो एक जगह के ऊपर डेस्क पे बैठ के मरीज देखने की है, तो बहुत ज्यादा ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर टू यूज योर बॉडी। लेकिन जिस चीज को आप यूज नहीं करते, जैसे कि आपकी रिलैक्सेशन के स्किल्स, या आपकी कैपेसिटी किसी को सूद करने की, या एक्सरसाइज करने की, या चलने की, या भागने की, जिस जिस कैपेसिटी को आप इस्तेमाल नहीं करते, वो कैपेसिटी आपके अंदर से खत्म हो जाया करती है। फिर जो हाउ है कि ये कैसे किया जाए इन सब चीजों को, तो उसमें एक बुनियादी बात जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस की है। यानी एक किसी ने आपकी तरफ अगर बॉल फेंका है और आपने उसको कैच कर लिया, ये एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई चीज देखना चाहें, तो आज मैं आपसे कहूंगी कि एज एक्सरसाइज के तौर पे, चाहे वो आप टीचर हैं या पेरेंट हैं या दोनों हैं, सिर्फ अपने घुटनों के बल अगर कन्वीनियंटली बैठ सकते हैं तो जमीन पे बैठ के जरा देखें कि बच्चे की पर्सपेक्टिव से दुनिया कितनी बड़ी और कितनी कॉम्प्लिकेटेड और कितनी ओवरवेलमिंग लगती है। कि जब आप इतने से होते हैं और सब कुछ इतना ज्यादा बड़ा होता है, तो कितना ज्यादा ओवरवेलमिंग है आपकी इस इन सब चीजों को बर्दाश्त करके और समझना और उस तरह से रिस्पॉन्ड करना, जबकि आपको पैदा हुए हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए। तो उस बच्चे के लिए किस तरह से वो सिचुएशंस को मैनेज करता है, बाज
दफा ये हेल्प करता है कि आप लिटरली उसके ही बैठकर उसकी तरफ से देखें जरा दुनिया कैसी नजर आती है। लेकिन फिगरेटिवली यानी ये भी अगर आप समझ सकें कि बच्चे किस तरह से दुनिया को देख रहे हैं, उनको क्या चीज नजर आ रही है, ये जहन में रखते हुए कि वो ब्लैंक नहीं है। जो वो पैदा हुए थे तो वो ब्लैंक नहीं थे, वो हर चीज को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरी चीज से। आपके और मेरे ब्रेन से ज्यादा उनके ब्रेन के अंदर प्लास्टिसिटी हो रही है या कैपेसिटी है डेवलपमेंट की या चीजों को सीखने की। तो वो कैसी चीजों को देख रहे हैं इसके बारे में कभी रिफ्लेक्ट करें। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी वो ये है कि अगर आप चीजों को नहीं देख पाते खुद से तो सुन लें। सुन लें कि कोई बंदा क्या बात कर रहा है। हम मैं खुद भी इसके लिए गिल्टी हूँ। डॉक्टर खदीजा जो है उन्होंने बहुत स्वीटली बहुत मेरी पेरेंटिंग की तारीफ की, बट आई विल जस्ट से कि मैं एक एवरेज तरीन पेरेंट हूँ। और मेरे बच्चे ने सारी ऐसी चीजें की हैं कि जो माँ बाप को शर्मिंदा करने वाली हैं। मतलब लोगों को काटना भी किया है और तमीज से बैठ के पूरी कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है और दीवारों के ऊपर अपना नाम भी लिखा है। ये सब चीजें जो हैं ये बच्चों की नॉर्मल रेंज में जो एग्जिस्ट करती हैं वो की हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसकी बात सुन लें। अमल हम हर दफा उसकी बात के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने तो रात के 1 बजे भी कभी कहना है नींद में से उठ के कि ऐसा करें मामा आइसक्रीम खा लेते हैं। तो ये तो नहीं पॉसिबल और ना ही जरूरी है। तो हर बात पे अमल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम सुन लें, सिर्फ सुन लें कि हाँ बेटा मुझे अंदाजा है आपको भी आपका दिल कर रहा होगा आइसक्रीम खाने का, लेकिन इस वक्त आइसक्रीम खाने का टाइम नहीं है, अब इस वक्त सोने का टाइम है, आ जाए लेट जाते हैं। तो उसको सुन के इंजॉय करना कि ये कितनी मजे की एक ख्वाहिश है कि आप नींद से उठें और आपका दिल करे कि आप आइसक्रीम खा लें। कितनी मजे की छोटी छोटी चीजें उसमें होती हैं। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब मैंने 6 वीक्स आई थिंक आफ्टर, जब बेटी 6 वीक्स की थी आफ्टर आई गेव बर्थ, तो मुझे कोई भी कपड़े, मेरी एनिवर्सरी थी और मुझे कोई भी कपड़े जो हैं वो फिट नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम पे तो सब कुछ आपको ऐसे ही लग रहा होता है, तो आप कहते हैं कि जी मैं आप इतने मोटे और भद्दे हो गए। तो मैंने बैठ के रोना शुरू कर दिया और शी वॉज लाइंग नेक्स्ट टू मी। अब 6 हफ्ते का बच्चा जो है वो 8 हफ्ते का बच्चा वो क्या रिस्पॉन्स करता है, लेकिन दैट वॉज शी लुक्ड एट मी एंड शी स्माइल्ड। और उस एक मोमेंट के अंदर इतना कुछ मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर चेंज हो गया कि दैट मोमेंट इज स्टक इन माय माइंड एंड इट obviously as a response I also smiled and it became this was the first time that she had ever smiled. तो वो इतनी छोटी सी किसी चीज को अप्रिशिएट करने की जो कैपेसिटी है वो आपको सिर्फ बच्चे सिखा सकते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब सुनना या अमल करना सिर्फ नहीं है कि ये आपने रिस्पॉन्ड किया, उसने कहा आइसक्रीम ले दें, आपने कहा ये लें आइसक्रीम। कंसिस्टेंट बाउंड्रीज जो है वो, ये आजकल जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग की तो हमारे जहन में आ जाता है कि शायद हमें हर बात सुननी है, हर बात को यस कहना है, ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी है कि जो बाहर की दुनिया की बिल्कुल डिफरेंट है, या ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी है कि जो बिल्कुल ईवल है या बिल्कुल जो है वो रूई की बनी हुई है। प्लीज 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 कीप इन माइंड कि ना बाहर की दुनिया जहन्नुम है और ना ही जन्नत है। उसमें कुछ टाइम्स ऐसे हैं कि जो अच्छे हैं और कुछ टाइम ऐसे हैं कि बुरे हैं, जिस तरह आपका टेम्परमेंट है, जिस तरह उस बच्चे का टेम्परमेंट है। लेकिन उसमें बाउंड्रीज ऐसी कंसिस्टेंटली रखना और उनको गुस्से से नहीं, काम होकर इन्फोर्स करना। यानी अगर आपको लगे कि इसने अब उठाकर कोई चीज आपको देखते हुए यूं करके फेंक दी है बच्चे ने, तो और वो आपका रिएक्शन देख रहा है, तो प्लीज कीप इन माइंड कि बच्चे अटेंशन से चलने वाले खिलौने हैं। उस मोमेंट पे अगर आप चीखे मारना शुरू कर देते हैं तो वो भी उसके लिए एक रिस्पॉन्स है और वो उस रिस्पॉन्स के लिए कुछ भी करेगा। और आप अगर हंसना शुरू कर देते हैं वो भी एक रिस्पॉन्स है। सो बोथ ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सेज दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। और अगर आपको लग रहा है कि आप अभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, जो कि नॉर्मली आपको आ सकता है, यू आर अ पेरेंट, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दैट्स ओके। ट्राई एंड फाइंड अ वे, जो आपने एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस की थी, जो आपने सोचा था कि मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है, और अगर नहीं कुछ हो रहा तो गो अहेड, लीजिए वो हाई चेयर में बिठाकर अगर कमरे से बाहर चले जाएंगे आप तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप काम डाउन होकर वापस आकर ये कहेंगे कि नहीं, हम खाना टेबल पे से नीचे नहीं फेंकते और इसलिए अब खाने का टाइम खत्म हो गया है, अब हम कुछ और करेंगे, यहाँ से उठ जाए आप। उसमें बच्चा रोएगा भी क्योंकि उसको मजा आ रहा था चीजें फेंकने में, लेकिन आप उसको गोद में उठा के कुछ और काम करने लग जाएंगे। ये आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है।
और आपने अपनी नीड्स और बच्चे की नीड्स को बैलेंस करना है। हमें बहुत दफा शुरू में, खास तौर पे फर्स्ट 3 इयर्स में ये होता है कि हमारे पास आप भूल जाते हैं खाना खाना, आप नहाना भूल जाते हैं, आप कपड़े चेंज करना भूल जाते हैं, लेकिन बच्चा आपको हमेशा आपकी कोशिश होती है कि उसने खाना भी खाया हुआ हो, उसने कपड़े भी चेंज किए हुए हो, साफ सुथरा हो, उसके बाल भी बड़े खूबसूरत बने हुए हो। ये हम कंसिस्टेंटली ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि इसके बच्चे को देख के कोई कहे कि इसकी माँ कचज्जी है, कहते हैं, या इसकी माँ जो है वो उसका ख्याल नहीं करे। तो उसको भी बैलेंस करना है। अ, ठीक है, ये जरूरी है, लेकिन ये भी जहन में रखें कि किसी और का ख्याल रखने के लिए अपना ख्याल रखना जरूरी है। ये कुछ की मैसेजेस जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी वो है कि सेफ्टी, स्टेबिलिटी, नर्चरेंस जो है वो एक सिंगल मोस्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर है। यानी आप अगर वो हमवार जमीन बन जाएं जिसके अंदर आपके बच्चे ने अपनी जड़ें निकालनी है, अब कल को एक जबरदस्त किस्म का दरख्त बनना है, तो आपकी जिंदगी सफल है। ये बहुत ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगी, लेकिन ये मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहती थी, जो कि कुछ 5 साल के बच्चों ने मुझे एडवाइस दी पेरेंट्स के लिए। और ये मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं इसमें लिखी, सिर्फ मैंने ये स्लाइड इसलिए ऐड की है क्योंकि मुझे लगता है कि हम एज पेरेंट्स और एज अडल्ट्स, हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ हम ही हैं कि जिसको कुछ आता है और जिसके अंदर कुछ अकल है। और शायद ये बिल्कुल ही बेवकूफ जो है बच्चे बैठे हुए हैं। ये 5 साल के बच्चों की एडवाइस है पेरेंट्स के लिए, जिसमें से ये बात भी है, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, कि हमने चीजें लोगों को डोनेट करनी है। और ये बात भी है कि हमने आइस लॉलीज खानी है, पॉप्सिकल्स खाने हैं। और ये बात भी है कि एक्सरसाइज करनी है, और स्ट्रेंजर्स से नहीं मिलना, और कॉन्फ्रेंसेस पे भी जाना है, और कभी कभी बाहर का खाना भी खाना है। तो अगर आप इस एक स्लाइड को देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि बच्चे कितनी मुख्तलिफ चीजों के बारे में चीजें सीख चुके होते हैं पहले 5 सालों के अंदर ही। अपने आप को का ख्याल रखने से लेकर, पेरेंट्स का ख्याल रखने से लेकर, इर्द गिर्द की दुनिया का ख्याल रखने तक। और ये, अगर आप चाहेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, तो मैं आपके साथ फिर ये प्रेजेंटेशन भी शेयर करूँ। ये I think I want to give you time to ask whatever questions you would like. So I'll ask Vanya to share this video with you that you can later watch, and simply leave you with this thought कि हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने तो हमारा ऐसे ख्याल नहीं रखा। हम खासतौर पे ये जनरेशन ऑफ पेरेंट्स जो है, हम अपने आप को ना सैंडविच्ड महसूस करते हैं कि पहले हमारे माँ बाप हमें गुरियां कराते थे और अब हमारे बच्चे जो है हमें आंखें दिखाते हैं, और हम जो है वो पिस गए हैं दोनों जनरेशन्स के दरमियान में। लेकिन ये बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि हाँ, अगर हमारी अंदर इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा है, यानी हमारी पेरेंट्स का ट्रॉमा हमारे अंदर है आया हुआ, तो कुछ विजडम भी उनकी तरफ से हमें मिला है। और सब कुछ जो पिछली जनरेशन कर रही थी वो गलत नहीं था, या उससे पिछली जनरेशन जो सब कुछ कर रही थी वो गलत नहीं था। सब कुछ जो हमारे कल्चर में हो रहा है वो गलत नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीजें इनफैक्ट हैं कि जो हमारी चेंज कर कर वेस्ट ने हमें हमारे ऊपर मसलत की। यानी जिसमें से एक चीज ऐसी है जो आम तौर पे इस्तेमाल होती है कि बच्चों को गोद में नहीं उठाना। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट एन ईस्टर्न फिलोसफी। ये एक कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट का आया था, क्योंकि उन्होंने औरतों को फैक्ट्रीज में काम कराना था, और अगर वो बच्चों को गोद में लेकर फिर रही होती तो वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये बहुत ज्यादा एक एजेंडा पुश करना शुरू किया। अब आकर हमारे पास ये सारे, अब कुछ पीडियाट्रिशियंस ने भी ये बात हमारे कल्चर में भी करना शुरू कर दी। हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी उनको बहुत ये बात सिखाई, और अब जो है वो नानियां दादियां हमें ये बात करना शुरू हो गई कि तुमने इस बच्चे को खराब कर दिया गोद में ले लेकर।
ये बात उनके पेरेंट्स नहीं कभी करते थे, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बच्चे को आप जमीन पे रख दें या आप उसको किसी कंटेनर में क्रिब के तौर पे रख देंगे। सारा कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे गोद में ही हुआ करते हैं, ये उनकी डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए अगर आपका दिल करता है अपने बच्चे को गोद में उठाने के लिए तो बेझिझक उठा लीजिए, इससे कोई डैमेज आपके बच्चे को नहीं होगा, ना ही उसकी आदतें खराब होंगी। मोहब्बत से आदतें खराब नहीं हुआ करती। कुछ विजडम जो हमारे कल्चर का है वो हमारे जीन्स और डीएनए में है। सो leaving you with this thought, I would now take your questions. Thank you so much for your time, for listening to me, giving me the opportunity. And I hope that all of us can maybe now, मैं ये नहीं समझती कि मैं कोई पेरेंटिंग के तरह एक्सपर्ट हूँ, मेरा नहीं ख्याल कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम सब सोच समझ के ये काम करना शुरू कर दें तो वी विल ऑल बी अ जनरेशन ऑफ फैंटास्टिक पेरेंट्स। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, वंडरफुल वंडरफुल। एक एक बात दिल में उतरने वाली बात जिसे कहते हैं ना। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूप। और बाय द वे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप मुझे खदीजा कह सकती हैं। सॉरी। नो इट्स ओके। थैंक यू सो मच। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है प्रेजेंटेशन, अगर आप अलाउ जरूर। करती हैं तो हम प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे। और तमाम पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर यहाँ चैट बॉक्स में लिखें। अभी आपकी बारी है। हमने इनकी इतनी कीमती बातें सुनी है और इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। और जो एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये था कि हमारा जो ये जूम लिंक है इसका लिमिट 100 था, तो 100 से हम ऊपर नहीं जा सकते थे। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमें जो ज्वाइन करना चाह रहे थे वो हमें मैसेजेस कर रहे, तो हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों की बारी है, आप लोग अपने सवालात पूछ सकते हैं। और अगर किसी ने कोई कमेंट करना है, डॉक्टर सैयद अनवर के काफ़ी सारे कमेंट्स मैं यहाँ पढ़ रही हूँ सर, तो आप ज़रूर प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। कुछ आपने ऐड करना है, पूछना है तो ओवर टू यू बेसिकली पार्टिसिपेंट्स। वानिया, आप इनकी माइक, अगर किसी ने माइक खोल के बात करनी है वो भी कर सकते हैं। डॉक्टर रूप, कितना टाइम है आपके पास, हम इनको कितना टाइम अलाउ कर सकते हैं? जी, वॉट एवर इज कन्वीनियंट, मेरा ख्याल है 15-20 मिनट्स। या 15 मिनट्स शुड बी फाइन, क्योंकि 3:30 हम इसको कंक्लूड करेंगे। जी। तो प्लीज पार्टिसिपेंट्स, अभी आपकी बारी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैं अंबर बात कर रही हूँ। आई हैव अ किड ऑफ 5 years एंड ही इज जस्ट 1। एंड उसमें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक हिज लोनलीनेस एंड एवरीथिंग। जितना एज आई एम आल्सो अ टीचर ना, आई हैव टू गो एंड टीच। और मतलब मेरे हस्बैंड भी करते हैं थोड़ा बहुत, वो भी काम करते हैं आउट गोइंग में। तो प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है। तो व्हाट इज द मेन, हर चीज तो प्रोवाइडेबल है, बस क्या करें उसको और चीजें करने के लिए, ताकि उसमें ना ये अब ज्यादा एग्रेशन बहुत आ रहा है, हाइपर अ, एक्टिव भी है। अच्छा, सो देखिए, इसमें मुझे आपकी बात से समझ ही आया कि आपका कंसर्न ये है कि वो, एक तो ये कि ही इज अ सिंगल चाइल्ड, इज दैट इट? या इन द फैमिली। अच्छा। और दूसरा ये कि जो आपके पास टाइम है उनके साथ स्पेंड करने के लिए वो लिमिटेड है। यस। अच्छा। और तीसरा है कि उनके अंदर कुछ एग्रेशन और ये हाइपर एक्टिविटी आना शुरू हुई है। एक्टिविटी, यस मैम। अच्छा, सो पहली जहां तक चीजें देखें, ये बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट चीज है, आई थिंक, कि फॉर हैविंग अ सिंगल चाइल्ड इन दिस जनरेशन, बिकॉज हमें ये लगता है, और हमारे जो सारी माशरे की खास तौर पे खवातीन हैं वो बहुत परेशान हैं, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए, कि जिनका एक ही बच्चा। तो ट्रू। लेकिन ये देखिए, मैं अपने इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग ये बता सकूंगी कि एक तो ये कि दिस इज अ जनरेशन ऑफ सिंगल चिल्ड्रन। सो इतने ज्यादा सिंगल बच्चे जो हैं वो इससे पहले किसी जनरेशन में नहीं हुए। सो दैट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट कि ठीक है, मतलब एक ही है, लेकिन शी विल नॉट बी द ओनली वन के जो एक ही है, दे विल बी सराउंडेड बाय मेनी मेनी सच फैमिलीज के जिनमें एक ही बच्चा है। अब उसमें बहुत सारे, इट्स मल्टी फैक्टोरियल, फॉर सम पीपल इट इज नॉट पॉसिबल फाइनेंशियली, बायोलॉजिकली, वेरियस अदर रीजंस, इट माइट जस्ट बी अ चॉइस, दैट्स ओके। सो ये
जो चीजें अनअवॉइडेबल हैं उनके बारे में हम नहीं जो है वो वरी करेंगे, बिकॉज देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट दिस। जो Yeah. चीजें चेंजेबल हैं, यानी ये भी सोचना कि अगर एक ही बच्चा है तो उसको 100% ऑफ द टाइम आपकी अटेंशन की जरूरत है, आई डोंट थिंक दैट दैट्स नेसेसरी। जो भी आपका इंटरेक्शन उनके साथ है उसकी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप उनके पास, बच्चे के पास दिन में 12 घंटे हैं आपके साथ गुजारने के लिए, या 8 घंटे हैं, और उस 8 घंटे में से 3.5 घंटे आप अपना टीवी देख रहे थे और वो अपना टीवी देख रहा था, तो वो कोई क्वालिटी टाइम नहीं है जो आपने साथ में स्पेंड किया है, और ना ही उसकी Okay. रिक्वायरमेंट है। हाँ, उसमें से अगर 20 मिनट ऐसे हैं कि जिसमें आपने उनके साथ कुछ खेल लिया है बेस्ड ऑन व्हाट ही वांट्स टू प्ले, Okay. that is an investment of good quality time. 20 minutes if you have spent them, and 20 minutes if the father has spent them. You decide the amount of time जो आपके साथ convenient है. It might be half an hour, it might be an hour, जो भी, लेकिन जिसमें आपकी attention हो, जिसमें आप उसकी मर्जी से कोई चीज खेल सके। सो प्ले जो है वो बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है कि वो अपनी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अंदर की बातें हैं, वो उसको खेल के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अपनी इमेजिनेशन को, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी ये एक बहुत बड़ा टूल है इमोशंस को मैनेज करने का भी, और क्रिएटिविटी को, इंटेलिजेंस को डेवलप करने का। तो जब दो लोग मिल के खेलते हैं, वो बहुत ज्यादा एक प्रोडक्टिविटी का या ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है। जहां तक अग्रेशन की बात है या हाइपर एक्टिविटी की बात है, आई वुड से कि जो उसकी प्रैक्टिकल चीज है वो ये कि आई वुड इनकरेज यू टू गेट हिम टू डू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, Okay. यानी Fine. हाँ ठीक है, अगर मतलब जैसे वो अगर बाहर बारिश में खेल भी लें, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि बारिश में Okay. खेलने से किसी को निमोनिया नहीं होता। Yes, ये ma'am. मैंने Yes. क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ। बाहर टू जस्ट स्पेंड इनफ टाइम आउटसाइड या इवन इनसाइड, बाज लोगों के पास बाहर की जगह नहीं है, इनसाइड जिसमें वो फिजिकल कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक जगह पे खड़े होकर रस्सी टाप रहे हैं, इवन दैट इज ओके। सो वो उनकी एग्रेशन को बैलेंस आउट करेगा। कुछ जो स्क्रीन टाइम है उसको 5 years के ऊपर लिमिट करें टू अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर टू एन आवर। ये इससे ज्यादा जो है ये विल कंट्रीब्यूट, बिकॉज दे आर सिटिंग इन वन प्लेस वाचिंग अ लॉट ऑफ फास्ट मूविंग इमेजेस। इट डजंट रियली lend itself well to being in a low stimulation environment। उसके बाद फिर जब आप स्क्रीन ले लेते हैं, तो अब इर्द गिर्द तो कुछ भी इतना एक्साइटिंग नहीं हो रहा जिस जो 10 frames per second के हिसाब से चेंज हो रहा हो। सो फाइनली मैं आपसे ये कहूंगी कि बोर होना जो है वो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा एक अमल है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। सो प्लीज डोंट थिंक यू हैव टू एंटरटेन देम ऑल द टाइम, दे डोंट नीड टू बी एंटरटेन्ड। बोरियत जरूरी है, वो आपकी ब्रेन का एक स्पेसिफिक नेटवर्क है जो एक्टिवेट होता है जब आप बोर्ड होते हैं, एंड दैट इज हाउ creativity happens, that is how learning happens, new things happen inside a brain. So don't feel like you have to entertain them all the time. I hope that answers your question. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा आपका सेशन रहा। और आपने बहुत वेल एक्सप्लेन किया केयर गिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर उसके एस्पेक्ट पे भी बात की, ब्रेन डेवलपमेंट पे भी। तो मैम हम ये चाहेंगे कि ऐसे सेशंस आप करवाते रहें, स्पेशली एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉट फंडेड और प्रॉफिटेबल है, और डिफरेंटली एबल पोर्टफोलियो की लीड की हैसियत से नेशनल लेवल पे जो है मैं उनके साथ ज्वाइन हूँ, खान सोशल वेलफेयर बोर्ड पाकिस्तान। सो क्या हम आपको जो है वो ऑफिशियली इनवाइट कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स के, हमारे केयर गिवर्स के लिए, या फिर हम कुछ नीड असेसमेंट करके आपको अगर कोई सेशन अलाइन कर दें, तो क्या आप वॉलंटियरली हमारे पेरेंट्स को या हमारे डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल्स या हमारे कम्युनिटी को कुछ सेशंस जो हैं वो बीइंग अ मास्टर ट्रेनर अगर आप हमें ट्रेन करवाना चाहें, तो ये एक बहुत हमने आपसे इस्तेफादा होगा अगर आप इस पे हमारे साथ ज्वाइन करें। जी जरूर, थैंक यू, इट वुड बी एन ऑनर। आई विल डू वट एवर आई कैन, जो कुछ मुझे आ सकता है या जो मैं करवा सकती हूँ उसके लिए हाजिर हूँ। वानिया सो के मैं पास, आई हैव योर कॉन्टैक्ट जी नंबर। वानिया के पास मेरा कांटेक्ट है, ये आपको भेज देती हैं, बट फॉर
जनरल वो I'll put down my email address in this. हम्म। आप मुझे ईमेल कर दीजिए and we'll get in touch. थैंक आपका यू मैम, थैंक यू। ओवरऑल आई एम वेरी इम्प्रेस। बहुत माशाल्लाह आपने इसके ऊपर एफर्ट की है, और बहुत सारे चंक्स आपने जो है ना कलेक्ट करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस के बारे में, ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में, फर्स्ट 1000 डेज के बारे में, जैसे हम पूरी ईसीडी में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो आपने एक ही सेशन में जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। स्पेशली जो आपने एग्जाम्पल दे रही थी कैक्टस की और मैंगो की, राइट, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी कि जाहिर है अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही लगेंगे जेनेटिकली, और माइक्रोब्स की आपने जब बात की तो ये ओवरऑल बहुत माशाल्लाह इसमें इंटरेक्शन है, और इसमें बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो हम ये चाहेंगे कि आप ना सिर्फ जूम पर बल्कि हमारे पास आप फिजिकली भी आए। जी, it would be a थैंक यू रोजिना। हमारे और भी इस तरह मैम। के सेशंस होते रहते हैं, तो प्लीज आप हम्म। लोग आइंदा भी ज्वाइन करें, और श्योर। परफेक्ट जो पाकिस्तान अलायंस फॉर टीचर इसके मेंबर बने, ताकि रेगुलरली आपको अपडेट्स मिले और ओके। हमारी जो एक्टिविटीज है उनके बारे में पता चले, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। जी जी, हम आपके प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल शेयर करेंगे, लेकिन हम मास्टर ट्रेनर्स को हम ट्रेन करना चाहेंगे हम अपनी कम्युनिटी के लिए, ओके। इसीलिए मैंने अप्रोच किया। ठीक है। ओके, चले ठीक है। किसी और का कोई सवाल है? वालेकुम मैम, मेरा एक क्वेश्चन वालेकुम ये है, अस्सलाम। ससुराल में मतलब जो बड़ी बहुएं होती हैं और जो बच्चा पहला होता है घर का, तो मतलब माओ का इतना कंट्रोल नहीं होता जितना बाकी घर वालों का होता है, कि कुछ छोटे देवर भी होते हैं, नंदे भी होती हैं जो बच्चे को बिगाड़ती हैं, इन अ सेंस के बच्चों के अंदर जो बेसिक मैनर्स है ना, उनको वो सिखाने में ना मुश्किल पेश आती है मदर्स को असल में। तो उस चीज से किस तरह मदर जो है ना वो टैकल करें उस चीज को, किस तरह उनको भी समझाएं और अपने बच्चे को भी एक सही रास्ते पे लेके चले, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है, और मैं भी आपकी जगह हूँ तो मुझे भी यही एक डिफिकल्टी महसूस होगी। अक्सर दादा दादी, इवन नाना नानी जो हैं, ये आपको इस तरह की सिचुएशन में चुप करा देंगे कि मतलब तुम मत बोलो और बच्चा जो है उसको तंग मत करो, उसकी मर्जी कर लो। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप एक ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि आप इन योर सेल्फ आप गुड इनफ हैं। ठीक है, यानी एक बंदा अगर कंसिस्टेंट है और वो एक ही बात करता है और वो एक ही बात से रोक रहा है, यानी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। और अगर पेरेंट्स जो हैं वो आपस में उस बारे में बात कर सकें कि किसी ऐसे अच्छे टाइम पे कि जिसमें मूड सबका अच्छा है और जिसमें जो है बच्चा कोई बदतमीजी उस मोमेंट के अंदर नहीं कर रहा, तो उस वक्त नहीं, दैट इज नॉट द टाइम कि जिसमें अगर आप बच्चा चीखें मार रहा है और आप सबको कह रहे हैं कि देखा ये इसको इसी तरह बदतमीजी आई है क्योंकि आप लोग सब इसको शय देते रहते हैं। ये शायद अच्छा टाइम नहीं है ये बातचीत करने का। लेकिन जब चीजें ठीक चल रही हों और नॉर्मल बच्चा अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को रीइंफोर्स करना, यानी उस वक्त उसको बहुत ज्यादा रीइंफोर्स करना पॉजिटिवली कि मेरा प्यारा बेटा कितने अच्छे तरीके से बैठ के अपनी ड्राइंग कर रहा है, या मेरा प्यारा बच्चा कितना अच्छे तरीके से अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा है। उस वक्त हम असल में बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि जिस वक्त वो सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चा जैसे ही सॉकेट के अंदर उंगली डालना शुरू करता है तो हम सारे यूं खड़े हो जाते हैं। तो बच्चे को ये समझ आती है कि सॉकेट के अंदर उंगली डालना एक तरीका है जिससे अटेंशन ली जा सकती है किसी की। तो और बच्चे तो टेंशन चाहते हैं, तो फिर वो यही करेंगे कि ये जिससे उनको नजर आ रहा हो कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या ये चिढ़ रही है, या क्योंकि उनको लगता है कि इससे ज्यादा अटेंशन मिल रही है। जिस सिचुएशन में आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ कर सकते हो, यानी बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो एक तरफ हो गए हैं और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और गलत बात के ऊपर रिइंफोर्स कर रहे हैं, उस मोमेंट के लिए उस चीज को छोड़ दीजिए जिसमें ये मसला हो रहा है। उसमें मत कोशिश करें अपनी मजीद इर्द गिर्द के लोगों से लड़ाई झगड़ा करके, बच्चे को मारपीट करके। देयर इज नो नीड, उसमें आप किसी को कुछ नहीं सिखा रहे हैं। उसमें से आप वॉकआउट कर दें। ये जहन में रखें कि जितने भी खाला मामू चाचा, इवन दादा दादी नाना नानी, जितनी भी मोहब्बत प्यार खिलौने जहान की चीजें करते हैं, वो ना आप को एज अ मदर रिप्लेस कर सकते हैं, ना बाप को रिप्लेस कर सकते हैं। ये बच्चे की जिंदगी में आप ही सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है।
अगर आपके अंदर आपका अप्रूवल जाता है, वो आपकी जो तारीफ और आपका जो रीइंफोर्समेंट है ना, वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आपने उस वक्त विड्रॉ कर लिया है कि जब उसने आपने कहा कि बस बेटे और चिप्स नहीं खाने, और उसने झपट्टा मार के एक पूरे मुट्ठी उठा ली है चिप्स की, और आप वहां से वॉकआउट कर जाते हैं, मतलब आप कमरे से बाहर चले जाएं, तो उसको ये बात नोटिस भी हो गई है। और बाद में जब वो बहुत तमीज तहम्मुल से कहीं पर मेहमानों के सामने खाना खाएगा, और आप उसको कहेंगे कि शाबाश मेरा प्यारा बेटा, कितने अच्छी तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, और आप उसको एक हग करेंगे और उसको गोद में बिठा लेंगे, तो वो भी उसने नोटिस कर लिया। तो ये इसका कोई, आई विश के इसका कोई एक बिल्कुल एग्जैक्ट चाबी होती। दिस इज सम जनरल एडवाइस एंड आई होप इट हेल्प्स, लेकिन बाकी सब जल्दी कर, इतना टाइम ना लाओ। घर पे आउट ऑफ द सिचुएशन, जब आप घर पे बाकी लोग हैं, अगर उनसे आराम से कहें कि ये मैंने नोटिस किया है, मैंने ये रिसर्च पढ़ी है, या मैंने ये वेबिनार अटेंड किया था, उसमें वो लोग ये बात कर रहे थे कि इस तरह से कर लें तो अच्छा होता है, या बच्चे को तमीज सिखाने का ये एक बेहतर तरीका है, हर बात उसकी मानना जरूरी नहीं होती, उसको थोड़ा सा मुश्किल करना चीज़ों को अच्छा होता है उसकी सेहत के लिए। किसी अच्छे मूड में ये बात कर लें तो शायद लोग ज्यादा रिसेप्टिव हों। अल्टीमेटली ये जहन में रखें कि इतना वो शॉर्ट इंटरेक्शन, कल को उनकी भी सबकी शादियां हो जाएंगी, वो चले जाएंगे, वो इनकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, वो एक फ्लेवर और ऐड करेगा उसके अंदर, जो कि मैंने आपको कहा कि उनकी माइक्रोबायोम को इन्हेंस करता है। मुख्तलिफ तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं, एक अनकंडीशनल मोहब्बत होना, कि चाहे मैं दीवार को काला पेंट कर दूं और छत के ऊपर अंडे फेंक दूं, दादी फिर भी कहेंगी कि मेरा प्यारा बच्चा। ये वाली अनकंडीशनल मोहब्बत भी बच्चे के लिए जरूरी है, और वो भी जरूरी है कि आप उसको सिखाएंगे ये नहीं करना होता। ठीक है, सो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस ऐड करते हैं बच्चे की जिंदगी में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम मेरा हसन। जी मैम, आई एम नॉट से टीचर, आई वांट टू से समथिंग, ओनली वन थिंग आई जी आई जी वांट टू मैम, कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर हम लोग मेडिसिन पे, विटामिन पे लगा देते हैं, वहां पे जो मदर की ट्रेनिंग है ना, स्टार्टिंग में अगर हम मदर्स को कुछ ना कुछ समझाते ही जाएं स्टार्टिंग से, तो मेरा ख्याल है कि उनके अंदर कुछ, जिस तरीके से अभी इन मदर ने बताया कि वो फैमिली में रहती हैं और वो ये सब फेस करते हैं, तो उस समय जब डॉक्टर उनको विटामिन दे रही है, उनको उनको तैयार कर रही है, उसको मेंटली भी अगर उनको प्रिपेयर किया जाए, आई थिंक सो कि डॉक्टर बहुत बड़ा हीलर होता है, और वो उनको गाइड करेंगी मदर्स को। तो मेरा ख्याल है अगर मदर मेंटली तो सेहतमंद है ना, तो वो बच्चे बच्चे की बहुत अच्छी नशो कर सकती है। अग्रीड, और 100% you're absolutely right। आई विश कि हमारे मुल्क में इस तरह की ऑब्स्टेट्रिशियंस हो सकें कि जो विटामिन्स के साथ ये पेरेंटिंग एडवाइस भी दे सकें, लेकिन जिस मुल्क की आबादी इस स्पीड से बढ़ रही हो, मेरा ख्याल है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। हाउएवर, टू टॉक अबाउट व्हाट यू सेइंग, मैं क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, तो मैंने खुद एक प्री नेटल प्रेपरेशन फॉर पेरेंटिंग का कोर्स, छोटा सा ऐसे ही एक आध घंटे का डिजाइन किया था। और भी कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऑनलाइन भी हैं, और अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है, या यू आर अबाउट टू बिकम अ पेरेंट, तो राइट टू मी एंड आई कैन ट्राई एंड रन इट फॉर यू ऑल्सो। ओके मैम, इंशाल्लाह, श्योर। जरूर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मेहर परवर बात कर रही हूँ, रूपानी फाउंडेशन गिलगित बल्तिस्तान से। जी सबसे पहले थैंक यू सो मच के मैम खदीजा और आपने इतना अच्छा सेशन अरेंज किया हमारे लिए। बहुत वंडरफुल सेशन था इनफैक्ट, और तमाम जितनी भी ईसीडी की बातें या 1000 गोल्डन डेज के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि आजकल जो माएँ हैं, आपको पता है, इनका ज़्यादा रुझान और इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो मोबाइल के ऊपर हैं, और अक्सर जो क्वालिटी टाइम होता है, वो बजाय के बच्चों को देने के मोबाइल के ऊपर अपना टाइम गुजारती हैं। बेशक बच्चों को साथ रखी होती हैं, लेकिन रिस्पॉन्स भी देती हैं या कोई आंसर करती हैं या कोई इंटरेक्शन बच्चों के साथ करती भी हैं, तो इतना क्वालिटी इंटरेक्शन बच्चों के साथ वो नहीं करती, बिकॉज वो बिजी होते हैं मोबाइल के ऊपर, और उनका कंसंट्रेशन बजाय कि बच्चे पे होना, उनका कंसंट्रेशन मोबाइल के ऊपर होता है।
तो इससे बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं, जो हमारे पास स्कूल में बच्चों को लेकर आते हैं। उनका अटेंशन स्पैन नहीं है, बच्चे जो है हाइपर एक्टिविटी का शिकार हो रहे हैं। बच्चे जो है उनका आई कांटेक्ट नहीं है, उनका जो है फोकस नहीं है। बहुत सारे इश्यूज के साथ बच्चे आ रहे हैं। जबकि जब हम माँ बाप से बात करते हैं तो वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हम सब चीजें देते हैं, हम क्वालिटी टाइम देते हैं, हम बच्चों को खिलौने देते हैं, हम बच्चों के साथ ये करते हैं वो करते हैं। जबकि हकीकत में ये चीज नहीं होती। तो आपका क्या कहना है मैम इन चीजों को लेके, क्योंकि हम बहुत सफर कर रहे हैं इस के सेंटर्स के अंदर। जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। मैं इसमें एक चीज तो मैं ये कहूंगी कि जो मदर्स ये कर रही हैं, मेरी बहुत ज्यादा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आई हैव अ ब्लीडिंग हार्ट फॉर मदर्स इन जनरल। मेरे ख्याल से कि ये वो लोग कर रहे हैं जो आपने डिस्क्राइब किया, कि जो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है अपनी पेरेंटिंग के अंदर। कोई भी इंसान जो कि बिल्कुल सपोर्टेड और हेल्दी फील कर रहा हो एज अ पेरेंट, और उसकी तबीयत भी ठीक हो, वो ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कि जी बच्चा इधर क्रिब में लेटा रो रहा है और आप अपने फोन के ऊपर कुछ देख रहे हैं, ये शायद ना करें। लेकिन अ, अब आजकल के पेरेंट्स जो हैं, ये एक एक ऐसी मतलब यूनिक जनरेशन है जिसके पास दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि दे आर स्टक इन टर्म्स ऑफ उनका कोई वो सपोर्ट भी नहीं है जो आनी थी एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ, और उनके पास वो विजडम भी नहीं है जो एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ या कम्युनिटीज में बच्चे पालने से आती है। और उनके पास कोई बंदा नहीं है कि जो मतलब थोड़ा सा फिजिकली भी और अदरवाइज इमोशनली भी सपोर्ट कर सके। सो दे आर एग्जॉस्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्जॉस्शन जो है वो टाइम गुजार रहे हैं कि कब ये दिन गुजरेगा, मैं 1 घंटा किस तरह गुजार लूं कि ये बच्चा सो जाए फिर। सो आई एग्री कि ये तो हेल्पफुल नहीं है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्पीच डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए। और इनफैक्ट मेरे पास मैं ये नहीं कह रही कि ऑटिज्म या ये लैक ऑफ आई कांटेक्ट या ये चीज़ें स्क्रीन टाइम की वजह से होती हैं। ये इस बात की हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस फिलहाल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में से ये बताऊं कि जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बच्चे मेरे पास आते हैं जो ऑटिज्म के का शिकार होते हैं, उनके पेरेंट्स कंसिस्टेंटली ये कहते हैं कि पहले ज़िंदगी के 1 या 2 साल के अंदर उनका बहुत एक्सेसिव स्क्रीन टाइम था, यानी मिनट्स के अंदर नहीं, घंटों के अंदर। कि ये फोन लेकर बैठा था 5-5, 6-6 घंटे, ये यूट्यूब के ऊपर कार्टून्स देख रही थी 8-8, 9-9 घंटे। तो वो जो इंटरेक्शन से, जो हमने कहा कि ब्रेन्स बिल्ड होते हैं इंटरेक्शन से, अ, एक इंटरेक्शन का मतलब ये है कि वन पर्सन सेड समथिंग एंड अनदर पर्सन रिस्पॉन्डेड। एक बंदे ने बात की और दूसरे बंदे ने उस बात को रिपीट किया, उसका जवाब दिया। इंटरेक्शन से ब्रेन बनता है, और ब्रेन ने ही ये सारे काम करने हैं, आई कांटेक्ट के, क्रिएटिविटी के, बातचीत के, फिजिकल मूवमेंट के। तो वो ब्रेन अगर डेवलप नहीं हुआ है, जो कि नहीं हो सकता इस तरह के इंटरेक्शंस में जिसमें जो पैरेलल पड़े हुए हों, यानी एक एक बच्चा इधर लेटा हुआ है या वो उस तरफ मुंह करके रो रहा है और मैं इस तरफ फोन के ऊपर हूँ, तो ब्रेन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। यू आर वेरी राइट। जी नईम थैंक अकबर, यू आप वेरी हाथ मच, खड़ा किया। थैंक यू सो मच। नईम अकबर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मैम, नईम अकबर जिस्कानी फ्राम कम्युनिटी एड डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये बेहतरीन सेशन था, बहुत ही अच्छी मालूमात थी जो मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे जिनका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है। तो इसके अलावा मेरी एक गुजारिश थी कि ये हमें जनरल कम्युनिटी को भी मेरे ख्याल में कि हमें बतानी चाहिए बातें, इसके लिए कुछ सेशंस होने चाहिए। तो इसकी कोई इन फ्यूचर नेक्स्ट क्या हिकमत अमली है। तो इसके अलावा हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ऑफर करते हैं कि अगर हमारी ज़रूरत हो तो हम अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात बेशक वॉलंटियर बेसिस पे भी हों तो हम हाजिर हैं इस तरह की एक्टिविटी या इंटरवेंशंस करने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी, जरूर कीजिए। और आई थिंक दिस वेबिनार इज वन ऑफ देम। कुछ तो बातचीत मैंने ही इस एज के बारे में की है,
कुछ यूट्यूब पे भी कुछ टॉक्स हैं, और अगर आप बुलाएंगे मुझे राजनपुर तो मैं जरूर आऊंगी, मुझे बहुत शौक है। वंडरफुल। तो नईम अकबर साहब, हमारे कई सेशंस होते हैं, लेकिन जाहिर है जिस तरह डॉक्टर रूप ने आज ये आपको इतनी मालूमात दी और बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से स्पेशली पेरेंटिंग के ऊपर जो ये एक बैलेंस तरीके से रिस्पॉन्सेज दे रही है, आई लव देम। बिल्कुल ये नहीं कह रही कि बस ये हर्फ आखिर है, आपने ये करना है। अलबत्ता आपको वो दे रही है, दोनों सिनेरियोज बता रही है कि ऑल्टरनेट्स आप क्या दे सकते हैं बच्चों को। तो बिल्कुल हमारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं, हमारा पॉडकास्ट सीरीज है, उसका लिंक भी वानिया आपसे शेयर करेगी, उसमें भी कई एक्सपर्ट्स आके बात करते हैं। और हम डॉक्टर रूप को मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि मुझे पॉडकास्ट के लिए भी टाइम दे दे। इसके अलावा फिर जैसे इन्होंने खुद कहा कि ये राजनपुर आने के लिए भी तैयार है, तो बस और क्या चाहिए हमें। तो हमें तो इस तरह के डॉक्टर रूप जैसे जेम्स को ज्यादा से ज्यादा मुल्क में पैदा करने हैं। तो बस इसके लिए फिर हम सबको एफर्ट करना पड़ेगा, और जो बातें इन्होंने आज हमें बताई है, अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और शेयर करें, जो नॉलेज आपने यहाँ से सीखा है उसको अपने घर में, नेबरहुड में, या जो भी जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ शेयर करें, तो मेरे ख्याल में इसी तरह से हम इसको फैला सकेंगे। किसी और का कोई सवाल है? 3:40 हो गई, इनका हमने बहुत ज्यादा टाइम लिया, मैंने पहले भी बताया था ये बहुत बिजी है। तो किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट प्लीज। आई होप वानिया कोई टेक्स्ट वालेकुम। में किसी ने कोई सवाल ऐसा नहीं किया हुआ कि जो हमने मिस कर दिया, तो आई आई विल टेक अ। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम यहाँ मेंशन नहीं हो रहा, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं वजीर शेख बात कर रहा हूँ स्कर्दू से। जी जी, प्लीज गो हेड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। अच्छा, बाकी में ये सबसे जिसमें पार्टिसिपेंट जितने हैं इसमें ज़्यादातर टीचर्स हैं और स्कूल से रिलेटेड ही है, तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर स्कूल्स के अंदर जो है पेरेंट्स अवेयरनेस सेशंस को लाजमी तौर पर करें। ओके, थैंक यू। इसमें टीचर्स भी है, हेल्थ प्रोफेशनल्स भी है, काफ़ी सारे हमारे डॉक्टर्स भी मुझे नज़र आ रहे थे, और ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे। तो डाइवर्स ग्रुप था आज का जो हमारा सिलसिला चला है अब तक। आपका बिल्कुल सजेशन ठीक है, जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि जो कुछ भी हम सीख रहे और अगर हम आगे सिखाने की कोशिश करेंगे तब हमें ये अपने नॉलेज में हम इजाफा कर सकेंगे। तो बिल्कुल वेल टेकन जी। मैम, जी मैं कुछ कह सकती हूँ? जी मैम, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स से बात करें, तो बिल्कुल बहुत अच्छा था। और मैं भी उनसे टीचर हूँ, और मेरी तो कोशिश होती है कि मैं उनसे, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप है और वो स्कूल में आते हैं, और हम मैं हर तरीके को समझा सकूं जो चीजें बच्चों में मैं देख रही होती हूँ। तो मैं तो हम लोग तो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, और मेरी तो कोशिश होती है। वेरी नाइस इरम। अच्छा, कोई हम मेरे ख्याल में एक और सवाल ले सकेंगे फिर उसके आप बाद। जी जी प्लीज गो। Anila has a question. जी अनिला, उन्होंने पोस्ट किया है क्वेश्चन, उन्होंने बोला है क्वेश्चन। जी अनिला, आप है हमारे साथ? नहीं है। हाँ खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर कुतोशी, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, आपने बहुत ही जबरदस्त, वाकई में आपने जेम्स को इकट्ठा किया है। बहुत थैंक ही यू। अच्छे सवालात हो रही है। डॉक्टर रूप ने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आइडियाज शेयर किए, बहुत इंजॉय किया। मैंने एक सवाल छोड़ा था लेकिन शायद मेरे ख्याल में वो कहीं पे रह गया। गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीज़ें एज प्रोफेशनल्स हम और फिर पेरेंट्स दोनों पर्सपेक्टिव में थ्योरीज को बहुत अच्छी तरीके से इसकी हम अप्रिशिएट भी करते हैं, थ्योरीज का मज़ा भी आता है और इनको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, इंक्लूडिंग कल्चर और इसके दूसरे तीसरे फैक्टर्स जो है, वो तमाम चीजें जो हमें एज पेरेंट्स करने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पाते हैं। इवन एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो हम चाहे मदर्स हो चाहे फादर्स हो, वो नहीं कर पा रहे। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर रूप से ये सवाल है। जी, बिल्कुल मेरा ख्याल है आप सही कह रहे हैं कि ये चीज़ों के बारे में थियोरेटिकली बात करना और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और इसमें जो चीज़ मेरा ख्याल है मुझे होप देती है या कंफर्ट देती है वो ये है कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए 100% ऑफ द टाइम, इसके बारे में तो कुरान शरीफ में भी नहीं लिखा। 100% ऑफ द टाइम तो नहीं, आपको पता, आपको नहीं, इस आपका बच्चा जुमे वाले दिन दोपहर को जब सॉकेट के अंदर उंगली डाल रहा होगा तो क्या आपको उसको सॉकेट के अंदर उंगली डालने देनी चाहिए, या आपको कि उसको करंट लगे और उसको पता लग जाए, या आप उसको 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, या आप उसको इग्नोर कर देना चाहिए, या आपको उसको सेब खिलाना चाहिए ताकि वो उसकी तरफ उसका ध्यान बढ़ जाए? मतलब देर इज नो 100% राइट आंसर फॉर एवरी सिंगल इंटरेक्शन विद द चाइल्ड। दिस गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट बिकॉज हम 100% चीज शायद ठीक नहीं कर सकेंगे किसी भी वक्त, लेकिन जो सोसाइटी जिसको हम सही मायनों में एक सोसाइटी कह सकते हैं ऑफ बीइंग ह्यूमन, वो सोसाइटी के जो कोशिश कर रही है, जो ऐसे पेरेंट्स हैं, एंड आई एम डिलाइटेड टू सी दैट देयर आर माशाल्लाह सो मेनी वंडरफुल पीपल इन दिस कॉन्वर्सेशन, जो कि जिन्होंने अपना टाइम दिया, और जो बैठ के जिन्होंने बात सुनी, जो मतलब कुछ थॉट्स स्ट्रिंग टुगेदर किए हैं। These are all people that are trying. You showing up and listening to this talk is you trying to do better, and that's all we can all try and do is just some effort करेंगे और अल्लाह हमारी मदद करे। और I think children will also know that you are making an effort. उनको भी नजर आ रहा होता है कि कौन सा बंदा कोशिश कर रहा है उनकी मदद करने की, उनको हेल्प करने की, उनको सपोर्ट करने की, चाहे वो 100% ऑफ द टाइम नहीं कर सकेगा वो, लेकिन इफ वी आर ट्राइंग, आई थिंक फॉर नाउ आई टेक इट। एब्सोल्युटली, थैंक बस यू डॉक्टर एफर्ट। रूप, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर कुतोशी। बिल्कुल एफर्ट करना हमारा काम है, और जो इसमें सबसे अहम मेरे ख्याल में बुनियादी बात डॉक्टर रूप ने आप लोगों को बताया कि बच्चों को क्वालिटी टाइम दे बच्चों को सुने। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की हर बात को हम एक्सेप्ट करें, उस पर अमल करें, और वो जो भी जायज़ नाजायज़ डिमांड करते हैं उसको हम पूरे करें, इस तरह नहीं है। तो वो जो एक बैलेंस की बात बता रही है, और हमारे पास कई चूंकि हम इस फील्ड में पिछले काफी अरसे से काम कर रहे, तो हमारे पास रोल मॉडल्स है, हम उनको भी सामने लेके आते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को रेज किया है। तो और ये मेरे ख्याल में ख़त्म ना होने वाली जर्नी है हम सब के लिए, स्पेशली जो भी पेरेंट्स बने हैं। बच्चे हमेशा जितने भी बड़े हो जाए आपके लिए बच्चे रहते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, बस हमने अपना एफर्ट करना है। और जो साइंटिफिक चीज़ें आज हमने सीखी या इससे पहले हमने सीखी, हमें कोशिश करना चाहिए कि उसमें उस पे अमल करके कुछ अपने प्रैक्टिसेस में हम तब्दीली लाएं। और जो मेहर परवर इससे पहले यहाँ पर कमेंट कर रही थी, डॉक्टर रूप ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। तो इसी तरह से हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करके और एक दूसरे से सीख के हमें अपनी जो चीज़ें हैं, अपने प्रैक्टिसेस हैं, उनको बेहतर करना चाहिए। तो डॉक्टर रूप, इन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान अलायंस की तरफ से बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया। बहुत आपका वक्त कीमती है और आपने हमें इतना टाइम दिया। बहुत कुछ हमने सीखा, और इंशाल्लाह हम ये रिकॉर्डिंग वाइडली शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ज्वाइन नहीं कर सके हैं। तो और तमाम पार्टिसिपेंट्स का जो इतने पेशेंस से आपने सारी गुफ्तगू सुनी, एंड आई एम श्योर आप लोग कमिटेड है कि जाके इसमें से काफ़ी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और खुदा हाफिज कहना चाहूँगी। खुदा हाफिज जी, थैंक यू सो मच।